हाँ जी, हो गया। चलो ठीक। बताओ जी, क्या कर लिया था? आज क्या करना है, क्या निपटाना है? कोस्ट। हमने आधी सीपीसी कर ली है, पता है? आपकी आधी सीपीसी हो चुकी है। हम्म। अच्छा, खुद चमत्कार करके और लास्ट में कब खत्म हो जाएगी? सही है भाई। कर लो, खत्म कर लो। आज कर लो। क्लास हमारी लगी थी जब मैं पढ़ता था इधर। ठीक है जी। एक क्लास लगी थी सीपीसी की, और उस समय एनुअल होता था हमारा एग्जाम। ठीक है जी, मैं नाम नहीं लूंगा। है साइनस, बेसिकली डीन बन के रिटायर हुए हैं। ठीक है जी, एक क्लास लगाई थी। और वो बस उस दिन वो बताया था कि मेरी खुद की लिखी हुई कमेंट्री है, आप वो पढ़ो। ठीक है जी, आप पास हो जाएंगे। ठीक है जी। और आपके मुस्तकबिल के लिए आपको मुबारकबाद। ठीक है जी, चलो ठीक है। हाँ, चलो। अभी तक जितना हमने उठाया है, जितना हमने किया है, सीपीसी में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, कोई भी केस लो है, प्रोविजन है, इलस्ट्रेशन है, जो याद नहीं हो रहा, वो बता सकते हो। ठीक है जी। वो मैं आपको रिवाइज करके समझा सकता हूँ। कोई दूसरा तरीका होगा उससे भी देख लेंगे। ठीक है जी। अगर तैयार हो तो आगे बढ़ते हैं। क्या कोस्ट पेनल्टी होता है? फिर क्या होता है? पनिशमेंट? क्या होता है? फिर पनिशमेंट होता है? समझ रहे हो, मैंने पनिशमेंट नहीं पूछा, मैंने आपसे पेनल्टी पूछा है। ठीक हो गया? सही। चलो। हम्म। अवार्ड? नहीं नहीं नहीं, अवार्ड नहीं होता। किसमें लिखा है? अवार्ड मतलब दे सकती है। चलो, एक केस लो, लिखो जरा। आरसी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1976 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। चलो, सीन क्या हुआ? ओरिजिनल केस के अंदर जज साहब ने जजमेंट प्रोनाउंस कर दी है। ठीक हो गया? सही हो गया। लेकिन जजमेंट की कॉपी आने में, JUDGEMENT, कॉपी कौन सी? सर्टिफाइड कॉपी। बताओ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है या अप्लाई करना पड़ता है? सीपीसी में अप्लाई करेंगे आप। ठीक है जी। चलो जी। वो देने में 8 महीने का गैप कर दिया। ठीक हो गया? सोचो इस गैप से क्या क्या नुकसान हुआ होगा। कॉमन सेंस का, लो का सवाल नहीं। अपील तो जाएगी।
क्या लगता है, मतलब जजमेंट की कॉपी नहीं आएगी तो क्या अपील नहीं जाएगी? बहुत 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 डिटेल हो गई, ये कल ही पढ़ा आपने। प्रोविजनल डिग्री मिल जाएगी, ठीक है जी। अपील डिग्री पे जाती है, डिग्री पे जाती है अपील, ठीक है ना, जजमेंट पे जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक हो गया, क्योंकि अपील क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर जाएगी, ठीक है जी। जजमेंट के अंदर किस तरीके से डिसाइड किया है और क्या लिखा है, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर जज का अपना अपना पर्सपेक्टिव भी है, सीधी सी बात। और बताओ। एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन किस चीज का कराओगे? सही। और रिवीजन, ठीक है जी। बहुत सारे नुकसान हो गए। अपील तो चली गई इस केस के अंदर, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट्स, ठीक है जी, वो मिस हो गए। ये होता है क्या मिस, ये मैं ऐसी होता है। अच्छा, ठीक है जी, नुकसान हो गया। अब क्या करें? सवाल बन गया क्या कि जी सीपीसी में सिर्फ इतना लिखा है कि जजमेंट प्रोनाउंस हो जाएगी एज सून एज इट इज पॉसिबल, ये लिखा है, एक्सपीडिशियसली। लेकिन कोई समय सीमा ही नहीं निर्धारित करी गई है। सही। फिर देखो केस कब का है, इसके बाद अमेंडमेंट आती है। 30 + 30 डेज निर्धारित कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। ये 30 दिन फ्रॉम कब से हैं? फर्स्ट 30 डेज फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ फाइनल हीयरिंग। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर कितने दिन लिखूं? 60 दिन फ्रॉम। ठीक हो गया, सिंपल है, सिर्फ एक ही केस लो है। ठीक हो गया, सही। चलो, इस पे लिखना जरा। हाँ, लिख रहे हो क्या होमवर्क? है तो मैं कल। हाँ भाई, ये सैटरडे को देख लेंगे एक बार। ठीक है, एक एक छोटा सा डिफरेंस और लिख लेना, जजमेंट ये अपना जनरल कोर्ट की और जजमेंट जो है स्मॉल कोर्ट कोर्ट की डिफरेंशिएशन आया था कल एक क्लोज के अंदर। मोटा मोटा डिफरेंस बताओ जरा, क्या क्या था? अभी तो पढ़ रहे हैं साहब, ये अपने आप चेंज नहीं करता क्या? इसको अपने आप चेंज करनी चाहिए। टाइम ट्यून भी चेंज करना पड़ेगा, अरे भैया। हाँ जी, आओ जी। सेक्शन 35, सेक्शन 35 पे आ जाओ। कोस्ट्स, फिर इसको कहते क्या है, पेनल्टी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या कहें क्या नहीं कहें? ठीक है जी, समझ में ही नहीं आ रहा। नंबर 1 ध्यान रखना, कोस्ट
रेमेडी जो लॉ में रहती हैं, ठीक है जी, आप रेमेडीज नहीं कहोगे, ठीक है जी, जनरली, ठीक है ना। जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर या फिर क्रिमिनल कोर्ट की रेमेडी कौन कौन सी हैं? पनिशमेंट्स। और सिविल कोर्ट की रेमेडी कौन सी हैं? डैमेजेस, इंजंक्शंस और कंपनसेशन और रिकवरी यदि करा रहे तो फिर इंटरेस्ट, मेन प्रॉफिट, डिक्लेरेशन, सही सही एसेट्रा लिख देता हूँ, ठीक है जी, डन। लेकिन जब आप कोस्ट का स्वरूप देखोगे ना, तो ये बेसिकली ऐसा है कि कई जगह पर ये मैंडेटरी लगा देते हैं, ठीक है जी। जैसे आपने अभी तक सीपीसी पढ़ी होगी, उसमें लिखा होगा ऑन दी कंडीशन अदरवाइज दिस कोर्ट थिंक्स नेसेसरी। अदरवाइज कंडीशन जहां पर भी लिखा है सीपीसी के बेरेक्ट में, अभी तक जितना आपने सीपीसी का बेरेक्ट पढ़ा है, ठीक है जी, इसका एक मीनिंग इकलौता मीनिंग नहीं कह रहा मैं, इसका एक मीनिंग कोस्ट भी होता है, ठीक हो गया जी। कल ही हमने एक प्रोविजन पढ़ा था जिसके अंदर कोस्ट का बड़ा भारी महत्व का प्रोविजन आया था। मैं नंबर नहीं पूछ रहा, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट का नाम बताओ। एडजर्नमेंट, यस, गुड। कब, किस ओकेजन पे कोस्ट लगेगी? सीधा सिंपल, जब आप नेक्स्ट डेट मांगोगे, हर जगह लगेगी। लेकिन एडजर्नमेंट में बेसिकली ये क्या है, ये मैंडेटरी की तरह है, ठीक है जी। आप दिल्ली जाओगे, बिल्कुल पड़ोस में जाओगे, ठीक है जी, तो वहां पे कोर्ट्स के अंदर तो ये फिक्स कोर्स है, ठीक है जी, बढ़िया है। कोर्ट भी रेवेन्यू कमाने लगी दिल्ली में, सही है। 5,000 से शुरू करते हैं कोस्ट, कोस्ट, हाँ जी। कोर्ट को जब आगे डेट देनी पड़ जाए, कि मतलब जो आज जैसे डेट है, इसमें जो काम आना था वो नहीं हुआ, यही काम अब अगली डेट यस वो आनी जाएगी। यस, ठीक है। अभी तो सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, अभी तो फिक्स कुछ नहीं करा, अभी तो बेरेट पड़ेंगे हम, ये तो बस आपको बता रहा हूँ मैं। आपको कहने की कोशिश में ये कर रहा हूँ कि कई सरकमस्टांसेस में तो भाई साहब पोस्ट लगेगी ही लगेगी, अगर ये रेमेडी नहीं है तो फिर क्या है ये? जैसे कि जैसे कि ध्यान रखना, पनिशमेंट ही होती है फाइन। जैसे कि वैसे तो डेट नहीं मिल रही थी, ठीक है जी, अब यूं है कि भाई जज साहब ने डेट तो दे दी लेकिन कंडीशन लगा दी किसी कोस्ट की, ठीक है जी। जब आप इसका नेचर देखोगे किन्हीं विशेष मुहूर्तों में, ठीक है जी, तो आपको ये रेमेडी जैसी दिखाई देगी, ठीक हो गया। डीले के ओकेजन पे होता है, ठीक है जी। लेट से कोई पार्टी आए और कोई पार्टी आके ज्यादा ही चिलत्तर करने लगे, चलते समझते हो ना, ठीक है ना। लेट से क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है या चीफ एग्जामिनेशन चल रहा है, जो सवाल पूछा जा रहा है वो उसका जवाब नहीं दे रहा, चिलत्तर कर रहा है, कभी कोर्ट को आंख दिखाता, कभी वकील को आंख दिखाता है। कोर्ट ने खींच के एक कोस्ट मारी, ठीक है ना, आंख ठीक होगी उसकी, 6/6 की होगी, सिंपल हो गया, सही है। चलो, कई जगह पे आप इसको रेमेडी के जैसे देखोगे, इस कारण से लो में इसको पिनाशिया बोला जाता है, लिख लो इसका मीनिंग है रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टी, इसका मतलब होता है, पोस्ट को बोलते हैं। हाँ जी, कहावत है, ध्यान रखना, क्या प्रोवर्ब। ये क्यों?
TA ये लिखा हुआ है सामने, कहाँ है क्यों? सही। पिनाशिया बेसिकली एक वेस्ट के कल्चर में एक औषधि को बोला जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ पर कौन सी है, अमृत धारा, सुना नाम किसी ने? पहले पुराने समय में या फिर गांव में आज भी जाओगे तो अमृत धारा की शीशी रखी रहती है। जुकाम हुआ टॉक, ठीक है जी, पेट खराब हुआ टॉक, ठीक है जी, एसिडिटी हुई टॉक, ठीक है जी, मच्छर खा रहे हैं बाहर, 2 बूंद लगा के बैठ जाओ, ठीक है जी। जबरदस्त चीज होती है। ऐसी पिनाशिया एक वनस्पति को, एक पौधे को बोला, एक दवाई को बोला जाता है, जैसे एम्ब्रोसिया को बोला जाता है, ठीक है ना। यानी ये सभी मर्जों की एक दवा के जैसे होता है, ठीक हो गया। अगेन ध्यान रखना, ये कहावत कह रहा हूं मैं, ठीक है जी। कभी रेमेडी को रेमेडी है तो सही, ये कहावत है, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब समझते हो ना अंग्रेजी में, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे मैं बोल दूं किसी को युग घुनना है, बोल दूं, है ना, किसी को बोल दे तो कहावत हो जाती है, घुनना का मतलब हो जाता है। तो घुनना क्या हो गया, कहावत होगी। सही, चलो लिख लो जरा एक बार इस पे, पोस्ट पे लिखो जरा, हेडिंग बना लो। लिखो द टर्म कोस्ट, ध्यान रखना आरसी शर्मा पे आपने लिखना है, जगह छोड़ दी उसकी, लिख लोगे ना, अमेंडमेंट का ही जिक्र करना बस उस पे। द टर्म कोस्ट इज dealt as Pinacia in the law. सही, मीनिंग आपको पता है, ब्रैकेट छोड़ देना और इसका मीनिंग लिख लेना, फुल स्टॉप। द डायरेक्शन with respect to the coast is purely subject to the discretion of the court. Full stop. The only object of awarding costs to any litigant is to secure the expenses him the expenses incurred by him in the litigation and never to punish any party. Full stop. However, such costs and compensatory and not merely symbolic. Full stop. That the said discretion of the court with respect to the awarding of costs should be exercised considering the facts
and circumstances of each case फुल स्टॉप। आपने इस पैराग्राफ में सबसे मेन चीज जो क्या है वो समझी है कि नंबर वन, ये पेनल्टी नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, ठीक है जी। नंबर टू, कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है, कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट को कोर्स लगानी है, ठीक है जी, लगाए चाहे ना लगाए, ठीक है जी। होमवर्क पहला, पता करना कि ये कोर्स लगाने का जो ऑर्डर है, ठीक है ना, लेट्स से कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि भाई आप जो है प्लेंटिफ डिफेंडेंट को या फिर डिफेंडेंट प्लेंटिफ को क्या कॉस्ट पे करे इतने रुपए की, ठीक है जी, क्या अपीलेबल है ये ऑर्डर, ठीक है ना, पता करना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ, लिखो द एक्सप्रेशन cost shall follow the event। ये जो आपने अभी लिखा है कोस्ट शेल फॉलो द इवेंट, इसको इन्वर्टेड कोमा से बंद कर दो। कोस्ट शेल फॉलो द इवेंट को इन्वर्टेड कोमा में बंद करके बाहर लिखो, मींस दैट सक्सेसफुल पार्टी इज एंटाइटल्ड टू कॉस्ट, है ना। बताओ कहां देखा था हमने, अभी तो खैर हमने कॉस्ट पढ़ा नहीं है, ठीक है जी, लेकिन इसके विषय में आप देख चुके हो, विजुलाइज कर चुके हो आप। दीप थोड़ा सा दिमाग लगाएगा दोस्त, ऐसे ही नहीं बोलते, ठीक है ना। आपने विजुलाइज किया है, देखा है उसको डिक्री के फॉर्मेट में, है ना, वो जो हमने वो टेबल सी बनाई थी दोनों तरफ प्लेंटिव डिफेंडेंट, ठीक है ना, उसके अंदर भी लिखा हुआ अगर कोस्ट लगनी है तो कोस्ट का जिक्र भी उसी में आ जाएगा। इसको बोला जाता है कोस्ट शेल फॉलो द इवेंट। जनरली जो पार्टी जीतती है कोस्ट उसको मिलती है, ठीक है ना, जनरली, ठीक है। आगे आगे लिखो, क्या लिखा है, सक्सेसफुल पार्टी इज, हाँ, एंटाइटल्ड टू कोस्ट लिख लिया है, अनलेस देर आर good grounds there are good grounds for depriving him of that right, comma, in other words, comma, बड़े ध्यान से, the loser pays costs to the winner, full stop। However, comma, even a successful party may be deprived of costs, comma, if he is guilty of misconduct or there are other reasons to do so, and it is therefore, comma, CPC wide section 35 ब्रैकेट 2 expressed that when the costs shall not follow the event, the court must record the reason,
फॉर डूइंग सो। सही होगा, ठीक है जी। फुल स्टॉप। अलग से लिखो जरा, ये पैराग्राफ में इसे में मत करना, अलग लिखो। देर आर बेसिकली following kinds of costs. Provided by CPC. The with the dash CPC. The with the dash लगाओ, नीचे लिखो नंबर 1 जनरल costs. Number 2 compensatory costs. Number 3 costs for causing delay. Number 4 miscellaneous costs. ठीक होगा जी। अब बेरेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है जी। और इन ये जो आपने अलग अलग टाइप की कोस्ट लिखी हैं, इसके ऊपर सेक्शन नंबर लिखते हैं, ठीक है, ये आप लिखोगे, ठीक हो गया। कोस्ट के विषय में जो नॉर्मल नॉर्मल चीज है, जो अभी आपने लिखा है उसको माइंड में रखना, क्योंकि ये बेरेक्ट पढ़ते समय बीच बीच में कोटेशंस आएंगी, मैं आपसे पूछूंगा, ठीक हो गया। डन, चलो आओ जी सेक्शन 35। पढ़े, चलो। सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशंस, यानी कोस्ट हमेशा सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशंस ही रहती है, ठीक हो गया। अच्छा, ठीक है, हाँ चलो, हाँ जी। यानी कोस्ट जो रहेंगी हमेशा सब्जेक्ट टू कंडीशन सब्जेक्ट टू लिमिटेशन रहेंगी, ठीक है जी। मे बी प्रेस्क्राइब्ड and to the provisions of any law for the timing in force। देखो कोस्ट दो ही ओकेजन पर लगती है, या तो लेजिस्लेशन ने किसी सेक्शन में बताया हो, जैसे कि बताया था अदरवाइज, या फिर भाई कोर्ट के सामने कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है ना। अब कोस्ट चाहे लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग लगे, कोस्ट चाहे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लगे, ठीक है जी। सीधी सिंपल सी बात है, हमेशा सब्जेक्ट टू कंडीशन और लिमिटेशन रहेगी, हमेशा कंडीशनल रहती है कोस्ट, ठीक होगा। आगे आ जाओ। द costs of and incident to all suits, ठीक है जी। ये कोस्ट वाले जो इंसिडेंट है ना हर एक सूट के अंदर, शेल बी इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। अंडरलाइन करो, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। कोस्ट लगने वाले सारे के सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो कोर्ट की डिस्क्रिशन पर हैं। एंड द कोर्ट शेल हैव फुल पावर टू डिटरमाइन, एंड के ऊपर प्लस लगा लेना, कोर्ट शेल को अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन फुल पावर टू डिटरमाइन बाय हुम और आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी। अंडरलाइन बाय हुम, अंडरलाइन बाय व्हाट प्रॉपर्टी, एंड के ऊपर प्लस लगाओ, टू व्हाट एक्सटेंट और कितना, ठीक है जी। सच कॉस्ट आर टू बी पेड, ये वाली कॉस्ट जो है ये पे करी जाएंगी। एंड टू गिव, और क्या क्या कोर्ट और क्या कर सकती है, एंड के ऊपर फिर से प्लस लगा लेना, टू गिव ऑल नेसेसरी डिस्क्रिशन फॉर द पर्पस अफोरसेड, और ये काम करने के लिए जो भी डिस्क्रिशन चाहिए, ठीक है जी, वो कोर्ट के पास ऑलरेडी है, ठीक है। ध्यान रखना, सिर्फ कॉस्ट के विषय में पढ़ रहे हो, कभी और कोई पावर दे दो, सुपरमैन बना दो उसको। द फैक्ट दैट, यह तथ्य के कोर्ट हैज नो जुरिडिक्शन, कि कोर्ट के पास तो जुरिडिक्शन ही नहीं है टू ट्राई द सूट, ये वाला सूट ट्राई करने के लिए जिसमें कोर्ट कोस्ट लगा रही है। शैल बी नो बार, स्पेसिफिक अंडरलाइन, शैल बी नो बार टू द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स, यानी जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है वो भी कोस्ट लगा सकती है आप, ठीक हो गया। कुछ नहीं लिख रहे हैं यहां पर, सीधा सिंपल ये बता रहे हैं कि भाई जनरली कोस्ट कहां लगती है, जनरली को
लिमिट नहीं है कोस्ट लिमिटेड। कोस्ट नहीं रखी ना कोई लिमिट। हाँ, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, कितनी भी हो सकती है कितनी भी हो सकती है। हाँ, बट अनरीजनेबल नहीं होगी, ठीक है ना। कोई हो बेचारा को ऑटो ड्राइवर हो, या हम कौन से अमीर हैं, ठीक है जी, हम चले जाएंगे, चलो जी 50,000 की कोस्ट लगा दो, नहीं नहीं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रीजनेबल है अगर ज्यादा है, मतलब ज्यादा है रीजनेबल है, इससे कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ेगा। रीजनेबल होनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी की नज़र में हो सकता है, एक लेमैन की नज़र में भाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, लेकिन लोग की नज़र में वो ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। जनरली पोस्ट 300 500 इस हिसाब से भी चलती है, ठीक है जी। और वो तो अब की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी, सही। ध्यान रखो, सेक्शन 35 में कौन सी कोस्ट बता रहे हैं, जनरल कोस्ट बता रहे हैं। जो आपने हेडिंग में लिखा है उसके सामने ब्रैकेट करके या फिर डैश लिख के सेक्शन नंबर या प्रोविजन नंबर लिख लो, उसमें उसमें लिख लिया। अच्छा, इधर ही क्या ये दिखाई दिया, सही हो गया, सही। ये क्या है आपकी, ये है आपकी जनरल कोस्ट, सिंपल। चलो, वेयर द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट एनी कोस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, और जहां पर कोर्ट ने यह लिखा है कि ये जो कोस्ट है शैल नॉट फॉलो द इवेंट, यानी ये विनर को नहीं मिलेगी, ठीक हो गया। अभी आपने डिक्टेशन में दूसरा पैराग्राफ बनाया था, जनरली कोस्ट, ठीक है ना, किसकी तरफ जाती है, जो विनिंग पार्टी होती है उसकी तरफ जाती थी, अगर आप समझना चाह रहे हो एग्जैक्टली, ठीक है जी। आजकल तो जनरल कोस्ट हो चाहे कंपनसेटरी कोई भी कोस्ट हो, लगभग लगभग डीएलएसए को जाती है, डीएलएसए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है जी, सही। दोनों पार्टीज का एक दूसरे के ऊपर कोस्ट लगाने का भी मतलब इच्छा, उनकी इच्छा कामना अपेक्षा जो भी है वो पूरी हो जाती है, ठीक है जी। ऊपर से क्या है, एक फंड जो लोगों की मदद के लिए अपना जो कोर्ट सिस्टम जुडिशरी सिस्टम उसने क्रिएट किया है, ठीक है जी, वो उसका भी थोड़ा सा खजाना भर जाता है, ठीक है जी। किसी भी केस में कोस्ट लग सकती है, क्या क्रिमिनल केस में कोस्ट लग सकती है, हाँ। सिविल के तो सारे हैं ही हैं, सिविल तो सीपीसी आ ही गया, ठीक है ना। ध्यान रखना, जनरली लगेगी तो कोई बात नहीं, कंपलसेटरी लग जाएगी, कंपलसेटरी नहीं लगेगी तो कोई बात नहीं, मिसलेनियस लग जाएगी, कोस्ट हर केस में लग सकती है, ठीक है जी। भगवान की लाठी की तरह है, कभी भी पड़ सकती है, ठीक हो गया। क्या लिखा है, अगर कोर्ट ने ये बोल दिया क्या कि कोर्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट, द कोर्ट शैल स्टेट द रीजन इन राइटिंग, अब राइटिंग में लिखना पड़ेगा, क्यों। शैल फॉलो द इवेंट का क्या मतलब होता है, हमेशा विनिंग पार्टी की तरफ कोर्ट जाती है। पुराने जमाने में तो क्या करते थे, दोनों पार्टी जो है सामने आई आज खड़ी है, ठीक है जी, प्लेंटिफ बोल रहा है, लेट से प्लेंटिफ केस जीत रहा है, ठीक है जी, या फिर लेट से डिफेंडेंट केस जीत रहा है, और आज की डेट लगते ही, ठीक है जी, लेट से ये 1970 1980 का समय है, ठीक है जी, छोड़ दो 1990 का समय है, छोड़ दो 1999 2000 का समय, ठीक है जी, कोर्ट के सामने खड़े हैं दोनों पार्टी से, ठीक है ना। जो भी विनिंग पार्टी आप अपने दिमाग में लगा रहे हो, वो उसने कोर्ट खुलते आज जज साहब को ये बोला कि जज साहब आज ले आया हूँ अपोजिट पार्टी को पकड़ के, ये पता है किस लिए बचते हुए भाग रहे हैं, आपको एडजमेंट देनी पड़ी इसलिए बचते हुए भाग रहे हैं क्योंकि केस हार रहे हैं। आज इनसे पूछो अपना अपना डब्ल्यू एस फाइल करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, या पूछ लो जी अपना पीडब्ल्यू करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, नहीं करवा रहे जी, मेरे को आगे बढ़ने दो, मेरे को यही काम है क्या, आप इनको तो बुला नहीं पाते, मेरे को बुला लेते हो। अच्छा, ऐसे कैसे, आप ऐसे करो जी 500 रुपया अभी दो उनको, मैं अभी 500 रुपये की कॉस्ट आपके ऊपर लगाता हूँ, ठीक है जी, आप पे कीजिए, कोर्ट के सामने पे करवा, ठीक है, सिंपल। आजकल सीधा डीएलएसए में डलवा देते हैं, ठीक हो गया। डीएलएसए में जाना पड़ेगा, वही एडीआर वाला उधर ही है, ठीक है जी। वहां पे जाएंगे और 500 रुपए की रसीद कटवा के, और कोर्ट बोलेगा जमा करवाना रसीद, मैं अगली बार पहले रसीद पूछूंगा, ठीक है ना। और अगर नहीं करवाई होगी तो फिर यहाँ आना मत, लेट से जिस प्रोग्राम के लिए एडजमेंट ली है वो काम नहीं होगा, मैं उड़ा दूंगा केस को, सही हो गया, सिंपल। जनरल कोस्ट बहुत सिंपल है, आओ जी आगे आ जाओ। 35A, कंपनसेटरी कोस्ट, चलो ये तो इसी में ही आ गया, ये कौन सी कोस्ट है, कंपनसेटरी कोस्ट है, इन रिस्पेक्ट ऑफ किसमें, फॉल्स और विक्सेशियस क्लेम्स, या फिर फॉल्स और विक्सेशियस डिफेंसेस में लगाई जाती है, ठीक है ना। प्लेंटिफ ने एक अत्यधिक विक्सेशियस, सताने वाला, दूसरे को तंग करने के हिसाब से उसकी इंटेंशन से क्या है, उसने केस डाल दिया,
बाद में ये चीज प्रूव हो रही है, ठीक है जी। तो क्या है, कंपनसेटरी कॉस्ट भरनी पड़ेगी उसको, ठीक हो गया। चलो, इफ इन एनी सूट, ये तो कैसे आ गए, अच्छा स्टार लगाया हो गया, आप ये पता नहीं क्या क्या बीच में डाल रहे हैं। ये लो जी कंपनसेटरी कॉस्ट। इफ इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग्स, चलो जी दोनों ही आ गई हैं, अंडरलाइन कर लो, सूट को भी अंडरलाइन कर लो, अदर प्रोसीडिंग्स को भी अंडरलाइन कर लो। इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, शाबाश, इंक्लूडिंग एन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग को भी अंडरलाइन कर लो, इंक्लूडिंग के ऊपर प्लस लगा लो। बट एक्सक्लूडिंग एन अपील और रिवीजन, इसको बॉक्स कर लो, ठीक है ना, अपील पर और रिवीजन पर नहीं, इनकी बात नहीं हो रही। एनी पार्टी ऑब्जेक्ट्स टू द क्लेम और डिफेंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है जी, कोई भी पार्टी ऑब्जेक्ट्स ले रही है, किसका, क्लेम का, ठीक है जी, और या फिर डिफेंस का, ठीक है जी, ऑन द ग्राउंड, इस ग्राउंड पर, दैट द क्लेम, कि ये जो क्लेम है ना जी जज साहब, या फिर ये जो डिफेंस है ना जी जज साहब, और कोई भी उसका पार्ट है ना जी जज साहब, ऑफ इट इज एज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टर, ठीक है जी, ये ऑब्जेक्टर के अगेंस्ट में है, बीइंग बीइंग फॉल्स और विक्सेशियस, या तो ये झूठ के कारण, या फिर ये जी सिर्फ और सिर्फ ये सताने के लिए कर रहा है, मजे ले रहा है और कुछ नहीं ले रहा है। टू द नॉलेज ऑफ द पार्टी बाय होम, ठीक है ना, नॉलेज के हिसाब से जिसके द्वारा इट हैज बीन पुट फॉरवर्ड, ये क्लेम या फिर ये डिफेंस जो लिया गया उस बंदे के द्वारा, उसको पता है जी ऐसा कुछ नहीं, तभी तो फोर्स आप बता पाओगे। लेट्स से उसे पता ही नहीं है और उसने क्लेम कर लिया, कैसे फोर्स, कैसे बता पाओगे, ठीक हो गया जी। चलो, पुट फॉरवर्ड, एंड इफ, और यदि, देर आफ्टर, उसके बाद, एज अगेंस्ट दी ऑब्जेक्टर, ठीक है जी, सच क्लेम और डिफेंस इज डिसअलाउड, ठीक है जी, ये वाला क्लेम और डिफेंस जो है यदि कोर्ट ने उसके बाद में डिसअलाउ कर दिया, या फिर अबेंडन कर दिया, त्याग दिया, या फिर ये पार्टी ने ही विड्रॉ करवा दिया है, या कोर्ट ने बेसिकली विड्रॉ कर लिया है, इन होल और इन पार्ट, सारा का सारा या फिर पार्शली, अब क्या होगा, द कोर्ट, इफ इट सो थिंग्स फिट, अगर कोर्ट को ठीक लगता है, अंडरलाइन में, आफ्टर रिकॉर्डिंग इट्स रीजन, रिकॉर्ड करेगी रीजन को, फॉर होल्डिंग सच क्लेम और डिफेंस टू बी फॉल्स, कि जी ये जो क्लेम और डिफेंस था हम इसको फॉल्स और विक्सेशियस मानते हैं, मेक एन ऑर्डर, एक ऑर्डर कर देगी कोर्ट, क्या, फॉर पेमेंट टू दी ऑब्जेक्टर, जिसने ऑब्जेक्शन लिया था, ऑब्जेक्टर को पेमेंट करी जाए, किस चीज की, किसके द्वारा, बाय द पार्टी बाय हुम सच क्लेम और डिफेंस हैज बीन पुट फॉरवर्ड, जिस पार्टी के द्वारा ऐसा क्लेम और डिफेंस लिया गया, क्या पे करना है, ऑफ कॉस्ट, कैसे, बाय वे ऑफ कंपनसेशन, ठीक हो गया। थोड़ा सा लंबा था प्रोविजन, बीच में कोई फुल स्टॉप नहीं, देखा, नोट किया, कोमा 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 चले जा रहे हैं, ठीक है जी। कंपनसेटरी कॉस्ट लाइक कंपनसेशन दिया जाता है किसको, उस पार्टी को जो अपोजिट पार्टी के क्लेम या फिर डिफेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लेती है, ऑफ बीइंग, कि भाई नोविंगली उसने फॉल्स या फिर विक्सेशियस जो है क्लेम या फिर डिफेंस पुट फॉरवर्ड किया, ठीक है जी। कोर्ट को बताने के बाद यदि ये केस बेसिकली या तो कोर्ट ही डिसअलाउ कर दे, डिसअलाउ करने का काम कौन करेगा, कोर्ट करेगी, ठीक है जी। अबेंडन करने का काम कौन करेगी, पार्टियां करेंगी। विड्रॉ करने का काम कौन करेगी, पार्टी। लेट से मैं हूं ऑब्जेक्टर, ठीक है ना, और आपने जो है मिसलेनियस जो केस है वो फाइल कर रखा है या फिर डिफेंस दे रखा है, अकॉर्डिंगली समझ लेना, और एक पार्टी ना ही समझो तो ही ठीक है, ठीक है ना, अकॉर्डिंगली मुहूर्त के हिसाब से अपने आप को प्लेंटिव डिफेंडेंट करते रहना, ठीक है जी। मैं पूछा पहले प्लेंटिव के केस में कर देता हूँ, ठीक है जी, आप हो प्लेंटिव, मैं हूँ डिफेंडेंट, ठीक है जी। मैं कोर्ट में पहुंचा, ठीक है जी, मैं गया कि कोर्ट के अंदर, ठीक है जी, मैंने सीधा जज साहब को ये बोला कि जी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है जी, ये जो खड़ा है ना प्लेंटिव, इसकी तो आदत है, ये पहले भी मेरे ऊपर 8 केस कर चुका है जी, और मैं बहुत परेशान हूँ, इसने ये केस भी सिर्फ और सिर्फ मेरे को विक्सेट करने के लिए या फिर फॉल्स केस इसने डाल दिया है, ठीक है जी। हुआ, मैंने कोर्ट के कानों में बात डाल दी, ठीक है जी। अब क्या किया आपने, आपने वो केस विड्रॉ कर लिया,
ठीक है ना। बट ध्यान रखना, ऐसे इतनी जल्दी पिंड नहीं छूटेगा। ठीक है जी, विड्रॉ कर सकते हो, आपने केस डाला है। लेकिन अगर कोर्ट को ये लग गया कि भाई अगर ये सामने वाली पार्टी, ये प्लेंटिफ की पार्टी को नहीं रोका, तो ये फिर केस डालेगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स तो है ही है। और ग्राउंड क्या है? ग्राउंड कुछ भी नहीं है। अगर इस केस के अंदर दम होता तो केस चलाता या कि ये तो विड्रॉ करके भाग रहा है, या फिर इसने तो अपेंड नहीं कर दिया, ये तो भागता ही नहीं, छोड़ दिया इसने तो, क्योंकि होली और पार्टली भी तो लिखा है। जो विशेष जो फॉल्स पार्ट था उसने छोड़ दिया। प्लेंटिफ उसकी बात ही नहीं करता कोर्ट के सामने। कोर्ट को तो सब नजर आता है ऊपर से। ठीक है जी, कोर्ट क्या करेगी अब? आपको बोल देगी आप पोस्ट पे कीजिए, किसको? ऑब्जेक्टर, कि ये केस फॉल्स था, या पार्शली या होली, या फिर ये विशेष पार्शली या फिर होली। ठीक है जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अगर वो केस छोड़ भी दिया, आप सोचते हो कोई बात नहीं, शूट एंड स्कूट कर दूंगा मैं तो, ठीक है ना, नहीं, कोर्ट नहीं कर। बट कब? जब कोर्ट थिंक्स फिट। क्यों? क्योंकि कोस्ट कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड होता है। सिंपल हो गया, सही। क्या है ये? कंपनसेटरी कोस्ट, लाइक अ कंपनसेशन। आगे आ जाओ, ये पहला पैराग्राफ समझ में आया? चलो आगे आ जाओ। नो कोर्ट शेल मेक एनी सच ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 3000 रुपीज। अभी कितना है लेटेस्ट लेटेस्ट बेरट में? 3000, चलो ठीक है। और एक्सीडिंग द लिमिट्स ऑफ इट्स पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, या फिर उसका जो पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन उससे ज्यादा नहीं होगी। विच एवर अमाउंट इज लेस, जो अमाउंट लेस हो। लेट्स से सिविल जज जूनियर डिवीजन, उनका पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो ज्यादा ही होता है, तो ध्यान रखना सिविल जज जूनियर डिवीजन वो 3000 से ज्यादा की कोस्ट नहीं लगाएगा। कंपनसेटरी कोस्ट, सिर्फ कंपनसेटरी कोस्ट की बात हो रही है। ठीक हो गया, सिंपल, जस्ट नो। चलो लेट्स से अगर डीजे की कोर्ट है तो 3000। क्यों? क्या लिखा है लास्ट वाली लाइन में? विच एवर इज लेसर। ठीक हो गया, कंपनसेटरी कोर्ट कोर्स 3000 रुपए की ही लगी, प्रोवाइडेड दैट, आओ जरा, वेयर द पेक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ एनी कोर्ट, किसी कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट्स, एक्सरसाइजिंग द जुडिक्शन ऑफ ए कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज, उस कोर्ट का नाम क्या है? कोर्ट ऑफ स्मॉल कोज, अंडर द प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट्स एक्ट 1887। ठीक है जी, 1857 के गदर के बाद आनंद फानंद में फटाफट फटाफट कोर्ट की स्थापना करी गई थी। ठीक है जी, उससे पहले तो खुली लूट चल रही थी। कंपनी के लोग आते थे, हाईली प्रोफेशनल कॉर्पोरेट, क्या कॉर्पोरियल कॉर्पोटेरियल जो भी, ठीक है जी, उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है जी, लूटो और भागो, बस यही होता था उनका काम। लेकिन 1857 के बाद इनको लग गया कि भाई यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी, और अभी तो हमने पूरे ग्लोब को लूटना है। ठीक है जी, जब से हिंदुस्तान हाथ में आया, ये सोने की चिड़िया जो है जब से हाथ में आई, हमने आधे ग्लोब के ऊपर कब्जा कर लिया है। अभी तो पूरा ग्लोब कब्जाना है, तो अभी तो यहाँ रुकना पड़ेगा, अभी तो बहुत माल है। ठीक हो गया जी, तो फटाफट अन फन में स्मॉल कोर्ट कोर्ट उन्होंने टक 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 जो है बहुत छोटे छोटे लेवल में प्रोविंशियल कोर्ट्स बना दी थी। और अंडर अ कोरस्पॉन्डिंग लॉ इन फोर्स एनी पार्ट ऑफ इंडिया टू विच द सेड एक्ट डज नॉट एक्सटेंड, इसके अलावा कहीं दूसरे कोर्ट में दूसरी वाली कोर्ट्स बनाई हुई है। एंड नॉट बीइंग ए कोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सच एक्ट, काम के धंधे पे आओ, आर लेस देन 250 रुपीज। ये क्या है? ये पेक्यूनरी लिमिट्स है। वैसे तो यूजलेस हो चुका है, लेकिन पीटी में कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है ना, 1887 की पेक्यूनरी लिमिट्स है ये। ठीक हो गया, कितनी? 250 रुपये। द हाई कोर्ट में एम्पावर सच कोर्ट टू अवार्ड एज कोस्ट, जब अब क्या है, हाई कोर्ट के पास पावर आ जाएगी क्या कि अवार्ड कर सके वो ऐसी कोस्ट अंडर दिस सेक्शन एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग। ठीक है जी, कोई भी अमाउंट जो एक्सीड ना करता हो 250 से, 250 रुपये से, एंड नॉट एक्सीडिंग दोज लिमिट्स बाय मोर देन 100 रुपीज। ठीक है जी, अगर मान लो कोई ऐसी कोर्ट है जिसकी पेक्यूनरी लिमिट्स ही 250 रुपये है, तो कोई बात नहीं। अगर ये कोस्ट हाई कोर्ट के जरिए लग रही है, तो हाई कोर्ट जो है 250 प्लस 100 रुपए तक की कोस्ट लगा सकता है। बस ये ली, बस ये 250 प्लस 100 याद रखना है आपने। आपने ये एक्ट वैक्ट कुछ याद नहीं।
ठीक है, क्योंकि पुरानी, आजकल तो किसी कोर्ट की लिमिट नहीं हुई है 250। ठीक हो गया, चलो। चलो जी आगे आ जाओ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, और भी बता दिया जाता है, क्या क्या बता रहे हो? और कि हाई कोर्ट में लिमिट द अमाउंट, हाई कोर्ट जो है लिमिट कर सकता है अमाउंट को, विच एनी कोर्ट और क्लास ऑफ कोर्ट्स इज एम्पावर्ड टू अवार्ड एज कोस्ट अंडर दिस सेक्शन। वाओ, ये तो बिल्कुल ही नया बता दिया, है ना? पहली बार पढ़ रहे हो ना? ये रूल कौन बनाएगा किसी स्टेट में कोस्ट के रिगार्डिंग? हाई कोर्ट बना देगा, ठीक है जी, वो फिक्स कर सकता है। ठीक हो गया, चलो आगे आ जाओ। नंबर 3, नो पर्सन अगेंस्ट whom एन ऑर्डर हैज बीन मेड, कोई भी बंदा जिसके अगेंस्ट में ये ऑर्डर बना दिया गया अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन के अंदर, ठीक है जी, बाय रीजन देयर ऑफ बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी क्रिमिनल लाइबिलिटी, किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसका पीछा नहीं छूटेगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी क्लेम, किसी क्लेम और डिफेंस के लिए जो उसके ऊपर बनाया गया है, ठीक है जी, सही। वो ये बोल कर कि देखो जी मेरे ऊपर तो कोस्ट लगा दी थी कोर्ट ने, और मैंने तो देखो कोस्ट पे कर दी, इस वजह से मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी मत बनाओ। नहीं, नहीं छूटेगा पीछा। ठीक हो गया, क्यों? क्योंकि कोस्ट कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर क्रिमिनल कोर्ट बैठी और क्रिमिनल कोर्ट की जांच हुई तो पनिशमेंट में वो जो 6-7 पनिशमेंट है आपको सिर्फ वो मिलेगी, कोस्ट नहीं मिलेगी आपको। ठीक हो गया। कभी कभी सोचे कि ले हमने कोस्ट पे करके हमने तो एक केस से पीछा छुड़ा लिया, क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात हुई, अंडरलाइन करना है क्रिमिनल लाइबिलिटी को, सिर्फ क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है जी, लेट्स से जैसे कि अब नए केस आए हैं तो उसके लिए पढ़ लेते हैं। बीएनएस के अकॉर्डिंग किसी के ऊपर झूठा मुकदमा डालना अब ऑफेंस बन चुका है। ठीक है जी, मैं अगेन मुकदमे का नेचर नहीं बता रहा आपको, क्रिमिनल या फिर सिविल, सिर्फ इतना कि भाई झूठा अगर आपने किसी के ऊपर केस डाल दिया तो ये एक ऑफेंस है। सही होगा, इधर आपने सिविल के अंदर झूठा केस डाल दिया मेरे ऊपर, ठीक है जी, अब मैं क्या, मैं तो भाई साहब अब आपके अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट डालूंगा। ठीक है, ये बीएनएस ऐसे 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 मतलब ऑफेंसेस आ गए उसके अंदर, कोर्ट को भी नहीं पता है क्या करें। ठीक है जी, इनकी बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह करानी चाहिए थी और फुल फ्लैश जो है ये पूरा का पूरा होता, बट कोई बात नहीं, चलो ठीक है, समय के अकॉर्डिंग हो जाएगा, वकील अपने आप सिखा देंगे। ठीक है ना, तो क्या है, एफ आई आर पुलिस वाला भी नहीं करेगा, उसकी भी समझ में नहीं आएगी, एफ आई आर कैसे करें जी इसकी, अब डाल दिया वो तो केस डाल सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर इसी क्रिमिनल कंप्लेंट जाएगी। मैंने क्या करा, क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जाके क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी, ठीक है जी, इधर से सिविल कोर्ट ने क्या करा, आपके ऊपर पोस्ट लगा दी 3,000 रुपए की, आपने फटाफट ये सोच के ले भाई बच गए ये लो। ठीक है ना, ध्यान रखना, पीछा नहीं छूटेगा आपको, जो क्रिमिनल लाइबिलिटी बन चुकी है आपके ऊपर वो बन चुकी है, पोस्ट पे करने से कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, चलो। नंबर 4, द अमाउंट ऑफ एनी कंपनसेशन अवार्ड, सिर्फ कंपनसेशन कंपनसेटरी कोड की कोस्ट की बात कर रहे हैं, अवार्ड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और विक्सेशियस क्लेम और डिफेंस शैल बी टेकन इनटू अकाउंट इन एनी सब्सिक्वेंट सूट फॉर डैमेजेस और कंपनसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लेम और डिफेंस। यस, मैंने क्या करा, उधर से क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दी, ठीक है जी, और फिर मैंने इधर से जो है सिंपल एक डिक्लेरेटरी सूट डाल दिया। ठीक है जी, जैसे आपने झूठ बोल के मेरे से प्रॉपर्टी लेने की बात कर दी इस सूट के अंदर, ठीक है जी, फिर मैंने क्या करा, डिक्लेरेटरी सूट डाल दिया कि नहीं जी मेरी है प्रॉपर्टी, डिक्लेयर करो। और उसमें क्या है, इस बात का जिक्र, इस नए वाले केस के अंदर इस बात का जिक्र आ गया है कि देखो जी इनके ऊपर पोस्ट भी लगी थी। ठीक है ना, लेट से डिक्लेरेशन के साथ साथ में मैंने कंपनसेशन भी और डैमेजेस भी क्लेम किया, तो कोर्ट ने, पिछली कोर्ट ने जो 3,000 रुपए कोस्ट दिलवाई है मुझे, ठीक है जी, उस बात को भी कंसीडर कर लेगी इस नए वाले केस के अंदर कि भाई 3,000 तो इसके पास आ चुके, तो जितना कंपनसेशन मेरे फेवर में अलाउ करेगी कोर्ट उसमें से 3,000 घटा देगी। ठीक है, सही। लेट्स से डिफेमेशन का एक सिविल सूट डाल दिया, डिफेमेशन का एक क्रिमिनल केस डाल दिया। ठीक हो गया, सही, चलो। सही, सिंपल सिंपल है, टेक्निकल मत करना इसको।
ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है। 35 में आपने क्या पढ़ा, जनरल कोस्ट, मोटा मोटा क्या है 35 के अंदर, सीधा कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है जी। और चाहे वो कोर्ट लेजिस्लेशन में किसी प्रोविजन में लिखो या फिर कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से लगाए, हमेशा सब्जेक्ट टू सम कंडीशन और लिमिटेशन होती है। हमेशा कोर्ट फॉलो करती है इवेंट को। अगर वो इवेंट को फॉलो नहीं करती है तो कोर्ट को रीजन लिखना पड़ता है कि वाई द कोर्ट इन दिस केस, इन दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट फॉलोइंग द इवेंट एक्चुअली। ठीक हो गया, सही। कोर्ट लिख देगी जी, ये बेसिकली क्या है जी, ये चिरत्तर कर रहा था, ये केस हार चुका है, लेकिन जीतने वाली पार्टी जो है जी वो चिरत्तर कर रही थी। कोर्ट में हारने वाली पार्टी का बहुत ही मजाक उड़ा रही थी, डिफेंडेंट वहां पे रो रहा था, या फिर प्लेंटिफ रो था, बट से अकॉर्डिंगली देख लेना आप अपने माइंड से। ठीक है जी। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, कभी इसका फोन बजता है, ठीक है जी, कभी ये निक्कर पहन के आ जाता है वहां पे, ठीक है जी, कभी 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 कुछ कभी कुछ, कभी बहुत जोर से बोलता है, चिल्लाता है, एक्टिंग करने लगता है पागलों के जैसे। मैंने उठा के कुछ लगा दी। इस कारण से ये द कोस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट। सही। चलो जी, 35 ए के ऊपर एक नंबर भी है, एक बार नंबर भी देख लो, 1922। चलो जी, ठीक है जी। यानी ये ओरिजिनली नहीं थी, बाद में आई है। ठीक हो गया, बाद में कब, 1922। सीपीसी कब की पढ़ रहे हैं हम, 1908। ठीक हो गया। देखो अंग्रेज कितने सो रहे थे, इनको कोर्स लगाने का ही ध्यान नहीं आया। पता क्यों नहीं आया, क्योंकि पूरा देश से कोस्ट ले लेते थे अपने आप। जैसे जैसे आजादी का समय नजदीक आया, जब संपदा इस देश की लूट चुके थे, फिर क्या है, एक्ट बनाया, ठीक है जी, कोस्ट डाली, इंटरेस्ट डैमेजेस सब कुछ डाल दिया। ठीक है ना, जब टीपीए पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा क्या क्या जबरदस्त ये लोग, मतलब लूट लूट माइंडसेट के बंदे थे। हाँ जी, 35 ए में क्या लिखा है, 35 ए में कंपनसेटरी कोस्ट है ये। ठीक है जी। कंपनसेटरी कोस्ट बेसिकली 3 ओकेजन के लिए लगती है। ठीक है जी। बेसिकली कब, जब ऑब्जेक्शन आ जाए कि ये क्लेम या फिर ये डिफेंस कैसा है, फॉल्स है या फिर विक्सेशियस है, और सामने वाली पार्टी कोर्ट की नॉलेज में आने के बाद ये केस या तो डिसअलाउ हो जाए, या फिर अबेंडन हो जाए, या फिर विड्रॉ कर ले पार्टी। ठीक है, तो कोर्ट को यदि ठीक लगेगा तो कोर्ट कोस्ट लगा देगी। ये कोस्ट हमेशा, जिसने ये फॉल्स केस और विक्सेशियस केस डाला है, होली या फिर पार्टली, ठीक है जी, वहां से कोस्ट लेकर जो ऑब्जेक्टर है उसको दी जाएगी। ठीक हो गया। अब वो आया भैया, सीधी सिंपल सी बात है, सही, उसको दी जाएगी। और उसके बाद में क्या लिखा है, 3,000 से ज्यादा की नहीं होगी। लेट से कोई ऐसी कोर्ट है जिसका पेक्यूनियरी लिमिट ही 3,000 से कम हो, तो लेट से जो कम है, लेट से कोई ऐसी कोर्ट है जिसकी 2,000 है पेक्यूनियरी लिमिट, तो कौन सी 3,000 दी जाएगी या 2,000? 2,000 दी जाएगी, विच एवर इज लेसर लिखा हुआ है। ठीक है जी। चलो जी, फिर ये हाई कोर्ट वाला याद रखना, ठीक है ना, ये वाले पर्टिकुलर कोर्ट, ठीक है, जिसमें 250 की हो तो 250 प्लस 100 और बढ़ा सकता है। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है, हाँ जी, लिमिटेशन से पीछा नहीं छूटेगा। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है, सीधा सिंपल, अगर कोई सब्सिक्वेंट केस आ चुका है, ठीक है जी, और वो भी बेसिकली कंपनसेशन एक्सेट्रा के लिए है, तो पिछले कोर्ट के अंदर, पिछले केस के अंदर जो कोस्ट लगाई गई है, कंपनसेटरी कोस्ट लगाई, उसको भी ध्यान में ले ले। ठीक हो गया, समझ आ रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई बिना सोचे समझे बैठा हुआ है। चलो आगे आगे। चलो जी, तीसरे प्रकार की कोस्ट, ये लिख लिया था ना सबने, कंपनसेटरी कोस्ट, कोस्ट के आगे 35 से, कॉस्ट फॉर कोजिंग डिले लिख लो। और अगर लिख लिया है तो आ जाओ जरा आगे पढ़ते हैं। इफ ऑन एनी डेट फिक्स्ड डिले, अब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में डिले का मतलब, कोई काम किसी डेट को फिक्स होके रखा, उस डेट पे यदि वो काम ना हो सके, कोई पार्टी अपनी अयोग्यता बताए कोर्ट को आकर, ठीक है जी, तो क्या है, कोर्स लगी। If on any date fixed for the hearing of a suit or for taking any step, कोई भी स्टेप लेना है, ठीक है ना, यानी किसी भी स्टेज पर है वो, therein a party to the suit fails to take that step, वो वाला स्टेप, वो बेसिकली वो वाला कदम उठाने में, ठीक है जी, फेल हो जाए, विच ही वॉज रिक्वायर्ड, जिसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट थी,
बाय और अंडर दिस कोर्ट टू टेक ऑन दैट डेट। और ये तो देखो उसी मुहूर्त पर हो जाना चाहिए था, सीपीसी ऐसा बोलती है। ठीक हो गया, चलो जी। जैसे कि अमेंडमेंट करनी है प्लीडिंग्स की, सही है। जैसे ही इश्यू फ्रेम हुए हैं, आज पहली डेट लगी है कौन सी, पीडब्ल्यूज की। आज पीडब्ल्यू सॉरी आज जो है प्लेंटिफ एविडेंस कराने की बजाय एप्लीकेशन लेकर खड़ा है 6/17 की, रीड विद 1/10 की। ठीक हो गया। और इश्यूज को अमेंड करने की, अल्टर करने की 14। विजुलाइज करो, अभी विजुलाइज, सारे विजुलाइज करो और देख के बताओ मेरे को। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ बैठा रहे। विजुलाइज करो। 14 का 5 सही। एप्लीकेशन लेकर आ गया है पहले दिन पे। बताओ आप कोर्ट हो, क्या कर रहा है। अब ये एप्लीकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी आपको, एक दिन का काम नहीं है। जैसे ही ट्रायल शुरू हुआ 6/17 की एप्लीकेशन, 1/10 की एप्लीकेशन लगा के देखो, कोर्ट को एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। हो गया डिले कोज, वरना एविडेंस शुरू हो गए होते। उस दिन तो बड़ा उछल के आया था जिस दिन इश्यू फ्रेम करे थे, ठीक है जी। उस तो 1 घंटे के बाद कोर्ट के पास पहुंच गया, ये लो जी लिस्ट ऑफ विटनेस, ये लो जी अलाउ कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो। आज फिर 6/17 की एप्लीकेशन ले आया। यार अजीब गुस्सा आदमी है। सही, सिंपल, डन। आगे बी, obtains an adjournment for taking such step। ठीक है जी, या फिर एडजर्नमेंट लेता है यही कदम उठाने के लिए, यही काम करने के लिए जो फिलहाल इस डेट पे लगा हुआ था। और फॉर प्रोड्यूसिंग एविडेंस, या फिर एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए। और ऑन एनी अदर ग्राउंड, किसी दूसरे ग्राउंड पर। ठीक है जी, द कोर्ट में, अंडरलाइन में, फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग सच पार्टी टू पे टू दी अदर पार्टी, अब दूसरी पार्टी को दिलवाएंगे सच कॉस्ट एज वुड इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बी रीजनेबली सफिशिएंट। ठीक है ना, कि रीजनेबली सफिशिएंट रहेगी, अंडरलाइन कर लो, रीजनेबली सफिशिएंट टू रीइंबर्स दी अदर पार्टी। अंडरलाइन, ऑब्जेक्टिव क्या है, रीइंबर्स करना द अदर पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सपेंसेस, जो भी उनके खर्चे लगे दूसरी पार्टी के, इनकर्ड बाय हिम इन अटेंडिंग द कोर्ट, कोर्ट अटेंड करने में उस डेट पर। एंड पेमेंट ऑफ सच कॉस्ट ऑन द डेट नेक्स्ट फॉलोइंग द डेट ऑफ सच ऑर्डर शेल बी ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन। ठीक है जी, पहले आप कॉस्ट पे करोगे, उसके बाद अब ये कोर्ट आगे बढ़ेगी। ये क्या है, ये कंडीशन प्रेसिडेंट, सिंपल, सही। ये वाली कोस्ट भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को दी जाएगी। क्या सेक्शन 35 वाली कोस्ट है वो पार्टीज को दी जाएगी, ऐसा लिखा है कुछ। ठीक हो गया, तो वो तो सीधी डीएलएस से चली जाएगी। यहां भी पूछ लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना। ये जो आपने 35A पढ़ा है और 35B पढ़ा है, इसमें भी इवन पार्टी से पूछ लेते हैं। जज साहब बोल देते हैं कि देखो जी, अगर आपको यूनिक भी अगर आपको जरूरत है तो ठीक है आप ले लो, वरना डीएलएस में डलवा देते हैं। बेचारे गरीब गुरबों का, जो इंटेलिजेंट पर्सन रहेंगे उनका थोड़ा सा भला हो जाएगा। ठीक है, पार्टी बोलेंगे हाँ ठीक है जनाब, कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़े अमाउंट नहीं होते। ठीक है ना, को कंप्यूटर ले पार्टी का जुगाड़ हो गया भाई ने, 3,000 रुपये मिल गए। चलो, अरे रोहतक में तो पार्टी हो जाती है 3,000 में। अच्छा, नवदीप से पूछ रहे हो। है ना, दिल्ली 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 में तो पार्टी नहीं कर सकते। हाँ भाई, अरे कुछ नहीं कहूंगा मैं, नवरात्रि चल रहे हैं, सब सबका वो आज। हाँ, ठीक हो गया, सही। एक पार्टी से दूसरी पार्टी को जाएगा। प्रोसिक्यूशन ऑफ द सूट बाय द प्लेंटिफ वेयर द प्लेंटिफ वाज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट। ठीक है जी, भाई आगे बढ़ेंगे प्लेंटिफ के सूट के साथ। ठीक है ना, जब कब, जब प्लेंटिफ ये कॉस्ट पे कर देगा डिफेंडेंट। और टू द सूट ऑफ द डिफेंस बाय द डिफेंडेंट वेयर, जहां पर डिफेंडेंट वाज ऑर्डर टू पे सच कॉस्ट। भाई तेरे केस के साथ, तेरे डिफेंस के साथ आगे जब बढ़ेंगे जब तू कॉस्ट पे कर देगा।
बस इलस्ट्रीफाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे। चलो जी, एक्सप्लेनेशन। वेयर सेपरेट डिफेंसेस हैव बीन रेज्ड बाय द डिफेंडेंट और ग्रुप्स ऑफ डिफेंडेंट्स, जहां पर सेपरेट सेपरेट डिफेंस लिए गए हैं अलग अलग डिफेंडेंट के द्वारा या एक ही डिफेंडेंट के द्वारा। हाँ, पेमेंट ऑफ सच कोस्ट, अब ये जो पेमेंट ऑफ कोस्ट है ना, शेल बी ए कंडीशन प्रेसिडेंट, ये तब भी कंडीशन प्रेसिडेंट रहेगी टू द फर्दर प्रोसिक्यूशन, केस को आगे बढ़ाने के लिए, ऑफ द डिफेंस, डिफेंस के, बाय सच डिफेंडेंट या फिर ग्रुप्स ऑफ द डिफेंडेंट्स एज हैव बीन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू पे सच कोस्ट। भाई देखो सिचुएशन तो सेम ही रहेगी, एक डिफेंडेंट हो चाहे अनेक डिफेंडेंट हो, एक डिफेंस हो या अनेक डिफेंस हो, कंडीशन प्रेसिडेंट है भैया, पहले कोस्ट पे करो उसके बाद केस में आगे बढ़ेंगे, वरना स्टेज कौन सी है, स्टेज तो डिफेंस लेने की है। ठीक है जी, हम तो आगे ना बढ़ते। डीले क्या होता है अब हम बताएंगे, ठीक है ना, पहले कोस्ट पे कर। ठीक है जी, और लिटरली कई ऐसे जजेस होते हैं वो कोस्ट लगा के, ठीक है जी, सीधा कोस्ट लाया है, तू ये बता कोस्ट लाया, तूने कोस्ट पे कर दी, कर दी, रसीद दे, रसीद दे, ठीक है जी, जल्दी दे, अच्छा, अच्छा, अब जा चल, ठीक है ना, सही। चलो आगे आ जाओ। दो, the costs ordered to be paid under subsection 1 shall not, if paid, be included in the costs awarded in the decree passed in the suit, स्टार लगा लेना दो के साइड में। ठीक है जी, बड़े ध्यान से एक बार पढ़ते हैं, फिर आपको वर्ड टू वर्ड बता देता हूँ, एक्सप्लेन हो जाएगा। द कोस्ट जो भी ऑर्डर करी गई हैं सबसेक्शन 1 के अंदर, इस सेक्शन के, शेल नोट उसको शामिल नहीं, इफ पेड यदि पे कर दी गई है, इंक्लूड नहीं किया जाएगा उस कोस्ट में जो कि अवार्ड करी जाएगी डिक्री के द्वारा, पास्ड इन द सूट, जो इस सूट के अंदर डिक्री पास होगी। बट परंतु इफ सच कोस्ट आर नॉट पेड, यदि ये वाली कोस्ट नहीं पे करी गई है, ठीक है जी, तो एक सेपरेट ऑर्डर बनाया जाएगा, शेल बी ड्रॉन अप, इंडिकेटिंग, जिसके अंदर इंडिकेशंस आएंगी के अमाउंट ऑफ सच कोस्ट एंड द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन बाय हुम ये वाली कोस्ट जो है पेबल रहेंगी, एंड द ऑर्डर, और ये वाला ऑर्डर सो भी ड्रॉन अप हो गया है, शेल बी एग्जीक्यूटेबल, इसको भी एग्जीक्यूट कराया जा सकेगा। ठीक है जी, अगेंस्ट सच पर्सन, उस पर्सन के अगेंस्ट में। ठीक है जी, स्पेसिफिकली स्टार लगाया है। ठीक है ना, क्या एग्जीक्यूट हो सकते हैं कोस्ट वाले ऑर्डर? यस, क्योंकि दो ही सूरत हो सकती है, या तो कोस्ट पे हो जाएगी या तो कोस्ट पे नहीं होगी। सुन लो एक बार, मैं बुरा तो नहीं मान जाते हो, तुम्हारी दीदी बोल देता हूँ। ठीक है, हाँ जी, आओ सर। चलो देखो जी, कोस्ट लगी है तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो कोस्ट पेड हो जाएगी उसी समय, या फिर वो पे नहीं होगी उस समय। अगर उस समय पे हो गई तो ठीक है, चेक, केस आगे बढ़ जाएगा। ठीक है जी, जो चीज क्लियर हो चुकी है उसको डिक्री में क्यों ही लिखेंगे। ठीक है जी, लेकिन जो कोस्ट पे नहीं हुई है तो यस डिक्री में ही लिखा जाएगा। याद है सबको वो ग्राफ बने हुए थे ऐसे, ये देखो उसके अंदर यूं बीच में एक डंडा था, ठीक है जी, और इधर जो है ये अपना ये सीरियल नंबर, ठीक है जी, इधर लिखा होता है प्लेंटिफ ऊपर, इधर लिखा होता है डिफेंडेंट ऊपर। ठीक है जी, यहाँ पे मिसलेनियस लिखते हैं क्या 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 चीजें, लास्ट में लिखा होता है कोस्ट इफ एनी, ये देखो कोस्ट ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। इधर भी लेट से इधर लिखा हो तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है जी, और नीचे जो है एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर कि कोस्ट जो है ये लगी थी, कौन सी कोस्ट लगी थी, कंपनसेटरी डिले वाली, भाई 35 ए 35 बी वाली कौन सी लगी थी। ठीक है जी, और ये भी लिखेंगे एग्जीक्यूटेबल रहेगी। ठीक है ना, ये पेएबल है ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट या ऑन बिहाफ ऑफ प्लेंटिफ। ठीक है जी, टू दी अपोजिट पार्टी, वाइस वर्सा। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली देखें। सही, फिर तो डिक्री में लिखनी पड़ेगी, कोर्ट तो भैया 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा।
कल को कोई पार्टी भाई साहब फिर आके खड़ी हो जाएगी, आपने 1 रुपया हमारा नहीं दिवाया, संपूर्ण न्याय करवाएंगे, ठीक है ना, सिंपल। चलो आगे आ जाओ। सही कोस्ट, हाँ जी लिखोगे, बोलो, डिक्टेशन करनी है। लिखो, हेडिंग बनाओ, हेडिंग बनाओ, जनरल कोस्ट आप लिखना, सारी हमें सारी 35 ए लिख लो बस, ठीक है ना, क्योंकि 35 बी फिर इसी फॉर्मेट में लिखना जैसे 35 ए लिखवा रहा हूं, ठीक हो गया। चलो जगह छोड़ दो, सेक्शन देख लिया आपने 35, ठीक है ना, उसके हिसाब से आप कौन सा लिखोगे, कौन सी कोस्ट है, फर्स्ट कोस्ट, जनरल कोस्ट, ठीक है ना, इतना इतना जगह छोड़ दो, इस हिसाब से जगह छोड़ दो, ठीक है। 35 ए लिखो, लिखो कंपनसेटरी कोस्ट, फटाफट लिख लो, लिखो, द कंपनसेटरी कोस्ट is basically an exception to the rule, फटाफट लिख लो, of general cost, that is costs are only an indemnity and never more than, जो रह गया उसको छोड़ दो, ठीक है ना, फटाफट लिख लो, बात भी कंप्लीट कर दो, एंड नेवर मोर देन THAN वाला इंडेमिनिटी, फुल स्टॉप। सेक्शन 35A generally deals with those cases where in the costs awarded under section 35 is not sufficient। यार ये जनरल कोस्ट से तो बात नहीं बनेगी, ये ना इसके ऊपर कुछ ना कुछ एडिशनल ठोकना पड़ेगा, इसी कारण से जो एडिशनल रहेगी ना ये 3000 से ज्यादा सफिशिएंट एज पर दी ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स, if the court is satisfied that the litigation was inspired by vexatious motive and was altogether groundless, comma, it can take a strong action full stop। Followings are the essentials of compensatory cost, दो बिंदी डैश लगाओ, नीचे लिखो नंबर 1, द प्लेंट इज फॉल्स और विक्सेशियस, और क्या होना चाहिए, देखो सेक्शन आपके सामने, प्लेंट इज फॉल्स और विक्सेशियस, 35 से और नहीं होना चाहिए, बस एक ही कंडीशन। नंबर 2, द डिफेंस
इज फॉल्स और विक्सेशियस। अच्छा एक पे ही लगाओ, सिर्फ प्लेंटी प्लेंटी पे लगाओगे पोस्ट, डिटो करके लिख लो फॉल्स और विक्सेशियस। नंबर 3, सच क्लेम स्लैश डिफेंस must have been disallowed। ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन में और लिखो, या फिर ये जो यहाँ पे आपने खत्म किया है फुल स्टॉप लगा के और लिख लेना, और फिर और के बाद कोमा लगा लो, फिर नीचे नंबर 4 पॉइंट। ठीक है जी। डिटो डिटो ऐसे करते हैं ना, कोमा कोमा लगा देते हैं, डिटो डिटो करके लिख लेना। सच क्लेम स्लैश डिफेंस मस्ट हैव बीन विड्रॉन, सिर्फ विड्रॉन लिख लो। ऐसे ही और। ठीक है जी। नंबर 5 में क्या लिखोगे? यस, सच क्लेम स्लैश डिफेंडेंट डिफेंस मस्ट हैव बीन अबेंडन्ड। ठीक है जी। 6, होली और पार्टली, WH वाला। सही। इसी हिसाब से कॉस्ट फॉर कॉजिंग डिले भी लिख लेना। ठीक है, अगर पॉइंट में लिखते हो तो पॉइंट में लिखो। ठीक है जी, अगर पैराग्राफ बना के लिखते हो तो पैराग्राफ बना के लिखो। ठीक है, जिनको इंग्लिश में दिक्कत है उनको पॉइंट्स में लिखना चाहिए, मेरी तरफ से सजेशन है, कम गलतियां होंगी। ठीक है ना, बट लिख जरूर लेना, ऐसा मत करना कि लिखाएंगे ही नहीं हो, क्योंकि ध्यान रखना जब बच्चा क्लास में आता है पढ़ने के लिए तो ये रखना कि बकरे की माँ बन जाना, और ये सोचना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन तो फंसना है। ठीक है ना। करण तो बोल भी रहा था बिल्कुल की, बोला कि सर मैं बहुत बचता था, मैं मतलब यूं था कि मैंने पूरा 1 सवा साल मतलब बचने में लगा दिया कि कहीं लिखना ना पड़ जाए, मास्टर देख ना ले कहीं, बोला कि आप देखो। अब मैंने एक वो फॉर्मेट लिखवाया, अगला एक बार पेपर जरा लिख के दिखा तो फिर वही दिक्कत है। अब बच्चा यहीं पे लैग कर जाएगा, पीटी तो हो जाएगा क्लियर, लेकिन अब क्यों कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन हो जाएगा। चलो जी, क्या कॉस्ट पूरी होगी? है ना, रहेगी ना। चलो वो देखते हैं। खोलो जी जरा, ऑर्डर 20A, ये कौन सी ऑर्डर आ गई? मिसलेनियस कॉस्ट, देखो जरा नंबर लिखा हुआ है कब, 1977। ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं कि भाई 35A वाली जो कॉस्ट है क्या वो DLSA में जाएगी? 35A वाली ठीक है, वो पार्टीज हो जाएगी। वो पार्टी किसको, क्या क्या नाम है उसका? ऑब्जेक्टर नाम उसका। ठीक है जी। 35, हाँ कंपनसेटरी। 35B वाली जो कॉस्ट है क्या वो DLSA में जाएगी? यस। नो। हो गया आपस में ठीक है जी, किसको जाएगी? 35B। जनरल कहाँ चले गए? 35B पूछ रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है जी, क्या नाम है उस पार्टी का? है नाम पढ़ा हमने उस पार्टी का? जिस पार्टी को दिक्कत आई, जिस पार्टी के एक्सपेंसेस लगे हैं उस दिन की कोर्ट लगाने में, कोर्ट अटेंड करने में। ग्रीवांस एक्सपेंसेस कराओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ग्रीवांसेस तो और कष्ट हो गया, वो पता नहीं कष्ट का निवारण कैसे होगा। हाँ, जिनका खर्चा लग गया उस दिन कोर्ट में वो आए और खर्चा लग गया उनका, खर्चा दिलवाया जाएगा खर्चे के उसमें। ठीक हो गया जी, सही। बाकी बची हुई कॉस्ट 20A, प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन आइटम्स विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द कॉस्ट, यानी 35A 35B के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ उसको प्रेजुडाइज नहीं करते हुए द कोर्ट में अवार्ड कॉस्ट, कोर्ट अवार्ड कर सकती है, कॉस्ट लगा सकती है ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड
for the giving of any notice required to be given by law before the institution of the suit. Yes, हाँ भाई मिस्टर डिफेंडेंट, कहाँ था भाई तू? ठीक है जी, सही। तू नॉर्मल समन में भी आ सकता था, ठीक है जी, समन भी पूरे सब्स्टिट्यूटेड सर्विस हुई है ना? कौन सी सब्स्टिट्यूटेड, कौन सी? 5-20 की, हाँ जी, कौन सी होती है? बिल्कुल सही बात, न्यूज़पेपर में, ठीक है जी। खर्चा लगेगा, और उससे पहले फिक्सेशन भी करवाई होगी, उससे पहले अलग अलग उसके ऑफिस में भी, जहां वो रेजिडेंस है, जहां वो काम करता है, फलाना झगड़ा पता नहीं कहाँ का गया होगा, कितना खर्चा हुआ होगा उसका। सही, पूछेंगे उससे, कोर्ट छोड़ेगी नहीं। ध्यान रखना, कोर्ट की डिस्क्रिशन है। सही, हर कोर्ट का काम करने का अलग अलग तरीका है। एक आधी कोर्ट ऐसी होती है जो खींच के शुरुआत से ही, ठीक है जी, दोनों पार्टियां ऐसी रहती है बिल्कुल सीधा। कोई पार्टी होती है ज्यादा कुछ वो सिमरन का राज बनने की कोशिश करती है, कोई बात नहीं, उनका कुछ नहीं होता। ठीक हो गया? चलो जी, जो भी खर्चा लगा है, ठीक है ना, नोटिस देने में उसको, ठीक हो गया जी, रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय लॉ बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ठीक है जी, उसका। बट ध्यान रखना, इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट से पहले के नोटिस की बात हो रही है, ठीक है। अगर सरकारी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में आपको कोई केस डालना है तो प्रायर नोटिस आपको देना पड़ता है, ठीक है जी। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है, लेट्स से कोई सरकारी दफ्तर है, उसके अंदर कोई ऑफिसर बैठा है, तो भाई वो अपने आप निपटा ले, इस बेचारे आदमी को कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़े। नोटिस में भी निपटा सकता था, ठीक है जी, तूने वो नहीं किया, आजा। अब कोर्ट में आके बोलता है जो मंजूर हो वो कर लो, कोर्स पे कर, ठीक होगा। मिसलेनियस है, इनको मिसलेनियस ही याद करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर, खर्चा जो भी वहन आया है नोटिस के लिए, विच दो नॉट रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय लॉ, जो लॉ के अकॉर्डिंग देने का नहीं था, हैज बीन गिवन बाय एनी पार्टी टू द सूट टू एनी अदर पार्टी बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, ठीक है जी। अब जैसे लीगल नोटिस पहुंचा देते हैं, ठीक है, उसके अंदर लिखा होता है, ये लाइन नेसेसरी लिखी होती है, भाई देखो केस डाल रहा हूं मैं, उससे पहले अगर तूने निपटाना तो निपटा दे, मेरा इतना खर्चा बनता है, दे दे, वो भी दिलवाएंगे। और जिन जिन केसेस के अंदर, जैसे चेक बाउंस के केसेस के अंदर क्या है, नेसेसरी होता है नोटिस भेजना, ठीक है जी, जिसके अंदर 15 दिन का समय देना अनिवार्य होता है, ठीक है जी। और कोर्ट इन केसेस के अंदर जो लीगल नोटिस है उसका भी खर्चा पे करवाती है, ठीक है, लीगल नोटिस के भी दे। चेक आया था ना, चेक के पैसे दे, ठीक है जी, इसको ऊपर इंटरेस्ट पे कर इतना, ठीक है जी, और चल लीगल नोटिस के भी दे। नहीं देगा तो 2 साल की सजा का प्रावधान है, ठीक है ना। चलो जी, एक्सपेंडिचर जो भी इनकर्ड हुआ, किसमें? टाइपिंग में, राइटिंग में, प्रिंटिंग में, जो भी प्लीडिंग्स हैं फाइल करी गई है किसी पार्टी के द्वारा, पूरा का पूरा लिटिगेशन एक्सपेंसेस पे कर इसको। अगर तू वैसे कर देता, अब आके बोल रहा है कि भाई अब केस नहीं करना, अब जज साहब आप देख लो, ठीक है जी, सारा का सारा खर्चा दे इसको। चार्जेस पेड बाय अ पार्टी फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ द सूट, ठीक है जी, जितना भी खर्चा आया फाइल इंस्पेक्ट करने का, रिकॉर्ड को इंस्पेक्ट करने का, सारा का सारा खर्चा, ई पढ़ रहा हूँ, जो आया है पार्टी के द्वारा, फॉर प्रोवाइडिंग विटनेसेस, विटनेसेस को बुलाने के लिए, इवन दो नॉट समन थ्रू कोर्ट, हालांकि वो कोर्ट के द्वारा समन नहीं थे, ठीक है जी, फिर भी खर्चा तो लगेगा विटनेस को बुलाने का, ठीक है जी। एफ, इन द केस ऑफ अपील, अगर अपील का विषय वस्तु है, चार्जेस लगेंगे, कौन से? वो वाले चार्जेस भी इनकर करवा देंगे। बाय पार्टी फॉर ऑब्टेनिंग एनी कॉपीज ऑफ द जजमेंट, हाँ जी, नकल का सवाल लगाओगे, ठीक है जी। लेट से 200 पेज की जजमेंट डिक्री है, सर्टिफाइड कॉपी मांगी है, तो अच्छा पैसा लगेगा, ठीक है जी। 10 रुपए की तो टिकट वहीं लग जाएगी, प्लस 2 रुपए की टिकट वहीं लग जाएगी, सही। फिर मुंशी लेगा 100 रुपए, उसको जज साहब से साइन करवा के उधर नाजर ब्रांच में दे के आएगा, ठीक है जी। नाजर ब्रांच में जाने के बाद क्या है, अब विजिट करेगा, लगभग 3 दिन के बाद जो विजिट करना शुरू कर देते हैं ओकेजनली, क्योंकि ऐसा कोई विंडो नहीं होती जिसके अंदर ये बता दे कि फलाने आदमी की फलानी नकल बन के तैयार हो, ऐसे फिलहाल तक तो कोई विंडो नहीं है, तो जाना पड़ता है। जिन एडवोकेट्स के पास मुंशी है वो यही काम करते होते हैं, भाई नकल का सवाल आ गया कि नहीं आ गया, नोटिस चला गया कि नहीं चला गया, ये करते हैं। जिन वकीलों के पास नहीं होते मुंशी, तो वो खुद जाते, ठीक हो गया जी। नकल का सवाल अब एक दिन बोलेगा वो नाजिर ब्रांच का जयल मदो, वो बोलेगा हाँ जी आपका नकल का सवाल तैयार हो गया, ठीक है जी, हाँ जी ले आओ दे दो। फिर वो देखेगा हाँ जी सर्टिफाइड मांगी, हाँ जी, टक 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 टक, कितने पेज? 200 हैं जी, ठीक है जी, आप जूनियर को भेज देना, उससे उससे सर्टिफाइड करवा लूंगा मैं, ठीक है जी। अब वो चले जाएंगे वकील साहब, अपने जूनियर को भेज देंगे, ठीक है जी। वो पहले पैसे पूछे, हाँ जी कितने लगेंगे? इस पे लगेगी जी 325 की टिकट,
कभी भी कैश नहीं दिया जाता, टिकट चिपकाई जाती है, ठीक है ना। तो अब क्या है, मैं अपना चैम्बर में आ जाऊंगा, ठीक है जी, और अपना जो टिकट वाला जो ड्रोज है, लॉकर, ठीक है ना, तिजोरी चैम्बर की, ठीक है जी, वो खोलूंगा, 350 की टिकट दूंगा, 10 5 की एक्स्ट्रा दे दूंगा उसको, ठीक है जी, जा भाई वहां चला जाए अहमद के पास नाजिर ब्रांच में, ठीक है ना, और जा नकल का सवाल ले, ठीक है जी। अब वो जाएगा, नकल का अहमद क्या बोलेगा, बैठ जा, बैठ गया, ठीक है जी, स्टाम्प उठा राउंड वाली सर्टिफाइड वाली, ठीक है जी, और ठप्पा ला, ठप 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 ठप, हर पेज पे लगे ठप 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 ठप, ठीक है जी। पहले पेज के ऊपर आखिरी पेज के ऊपर चकोर वाली लगेगी, और जिसने ये सर्टिफाइड कॉपी निकाल के दी उसकी एक राउंड लगेगी, ठीक है, जिसके ऊपर वो साइन वगैरह करेगा, जिसके अंदर वो लिखेगा कि इतना खर्चा था, ये खर्चा रिसीव हो गया, इतने की टिकट आई, पूरी डिटेल लिखेगा। फिर वो अपना रजिस्टर खोलेगा, वो अहमद नाजिर ब्रांच वाला, उसके अंदर एक वो टेबल बनाई होती है उसने, ठीक है ना, कि फलाना एडवोकेट, फलाना केस, फलानी कोर्ट, ठीक है जी, ये वाली जो जो उसने नकल का सवाल लगाया, खर्चा और डिलीवर्ड और रिसीव के साइन करवा, डेट डलवा, सिंपल हो गया। ये खर्चा लगता है, ये खर्चा भी ले लेंगे। अगर अपील डाल रहे हो तो, और अपील में कॉस्ट लग रही है, तो अपील में कौन सी कॉस्ट लग रही है, मिसलेनियस कॉस्ट लग रही है, तो ठीक हो गया। चलो हो गया, दोबारा से पढ़ू एफ। उस केस में जहां पर अपील, कौन सा केस है, अपील के केस के अंदर जो भी खर्चे लगे हैं पार्टी के ऑब्टेन करने में, प्राप्त करने में, कॉपीज ऑफ द जजमेंट्स एंड डिक्रीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड अलोंग विद द मेमोरेंडम ऑफ द अपील, क्योंकि बिना जजमेंट और अपील के, देखो आप सॉरी, बिना जजमेंट और डिक्री के अपील नहीं डाल सकते, ठीक है जी। जज साहब पूछेंगे हाँ जी किस ग्राउंड पे अपील लाए हो आप, बोले जी फलाने कोर्ट ने ये काम कर दिया, लोअर कोर्ट ने ये काम कर दिया, अरे भाई मैं कैसे मान लूं, आपने कुछ लगाया तो है नहीं इसमें, मेमोरेंडम ऑफ अपील पूरा तैयार करके बना के देना पड़ता है। जब अपील का नंबर आएगा तो आप एक बार फॉर्मेट डालूंगा, मेमोरेंडम ऑफ अपील का फॉर्मेट डालूंगा, ठीक हो गया। चलो आगे डन। ये लो जी, आपका कोस्ट खत्म हो गया है, मिसलेनियसली अगर पढ़ना है तो पढ़ लो, कोस्ट टू बी अवॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय द हाई कोर्ट। ओ हो बहुत मुश्किल है, ठीक है। कोस्ट कोई सी भी हो, कोस्ट चाहे 35 की हो, 35A की हो, बी की हो, या फिर मिसलेनियस हो, या 20A की हो, ठीक है, सिंपल, बहुत इजी याद हो जाएगा। कोस्ट 35, 35A, 35B, BA, 20A, याद हो जाएगा। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, 35 की कोस्ट जो है डीएलएस से जा सकती है, हाँ जा सकती है। 20A की कोस्ट जा सकती है, हाँ डीएलएस से ही जाएगी। 35A की कोस्ट पार्टीज को जाएगी, 35B की कोस्ट पार्टीज को जाएगी। हाँ जज साहब बात कर लेंगे उनसे कि देखो जी अगर आपको नहीं है जरूरत, भाई आपका भरता हो तो भर लो, इसमें नहीं भरता हो तो कोई बात। अब वो भी सोचेगा चलो जज साहब की नजरों में आने का मौका मिल रहा है, और कोस्ट भी घनी ना है, 300 रुपये कोस्ट, दे जज साहब डीएलएस में जाने दो, रसीद भी नहीं चाहिए हमको, ठीक हो गया। चलो जी सही, चलो जी बहुत अच्छी बात है। लगे हाथ कोस्ट तो कर ली है, लगे हाथ इंटरेस्ट भी कर लो, सेक्शन 34 खोल लो। चलो जी, सबको पता है आई होप इंटरेस्ट, सही हो गया। बट ध्यान रखना बैंक से नहीं ले रहे हैं हम इंटरेस्ट, हम किसके थ्रू ले रहे हैं, कोर्ट के थ्रू ले रहे हैं इंटरेस्ट, किससे, कोर्ट से, पार्टी से, अपोजिट पार्टी से, ठीक हो गया। सिंपल, डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, पी वर्सेस डी का सूट बना लो माइंड में, बना लिया, कौन सा है, रिकवरी ऑफ मनी का सूट, सिंपल। कितने का, 10 लाख का कर ले, ठीक है, कितना इंटरेस्ट मांगोगे, इतना इंटरेस्ट मांगो कि 5 साल अगर सूट चले तो पैसा दोगुना हो जाए, ठीक है ना। ध्यान रखना, जनरली आपको बता देता हूं, जो भी आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, ठीक है, जो जनरल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही कोर्ट दिलवा सकता है, ठीक है ना, ना वाइड वाइड ऐसे तो proof है। एक महीने का क्या वो एनुअल आएगा, एनुअल 24 का
ना 24 मिनट देख लेंगे। अभी तो माइंड में कुछ कन्फाइन मत करो, कुछ भी कन्फाइन मत करो, एक एक भी मत कन्फाइन करो। इसमें लिखा हुआ है, कन्फाइन क्यों कर रहे हो? जो इसमें लिखा है उसको याद करना। ठीक हो गया? वैसे लेट्स से कल को आप अगर वकील बन जाओ, क्या आप अपने क्लाइंट को इंटरेस्ट दिलवाओगे? ठीक है, ये सुनी होगी ना तुमने कहावत, ये ब्याज की खावा है, इसको मत मानना। ये इस्लामिक कहावत है। इस्लाम शरिया के अंदर ये ब्याज जो होता है वो हराम होता है, लेकिन अंदर अंदर सबको ब्याज चाहिए। ठीक है ना? इस्लामिक बैंक भी आ गया, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बस पूछो ही मत। पर चलो ठीक है, इनका सिस्टम अलग है। ठीक है, इंटरेस्ट ध्यान रखना, आज से इंटरेस्ट हक होता है। ठीक है, छोड़ दे कि ब्याज हो गया, ब्याज की मार लगेगी, कुछ ना। वी डू नॉट गवर्न बाय दी अल्लाह। ठीक है, हमारा भगवान ब्याज दिलवा देगा, कोई टेंशन नहीं, तुम अपना देखो। ठीक हो गया? सिंपल है, सही। अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो वकील दिलवाएगा। क्यों दिलवाएगा? जितना पैसा अपने क्लाइंट को दिलवाएगा उतना पैसा उसकी तरफ आएगा। क्योंकि जनरली ये मनी सूट्स वगैरह होते हैं, इनके अंदर दो, या फिर कोई भी सूट ऐसा हो जिसके अंदर डायरेक्ट केस आता है, ठीक है जी, वो बेसिकली दो प्रकार से हायर किया जाता है। या तो फीस ले लो और चुपचाप हो गया अपना काम कर लो, नहीं तो तोरे से काम करो। ठीक है जी, सिर्फ फाइलिंग का खर्चा लो 5,000 रुपए का। ठीक है, जरूर उसको बोलो भाई जितना आएगा उसका 25% मेरा। अगर चेक बाउंस का समझ रहे हो तो ये सिंपल जो होते हैं उसका 10% होता है। ठीक हो गया? दो प्रकार से होता है। अब क्या है, जितना आप अवॉर्ड करवाओगे उसका 10% होगा। ठीक है ना? देख, हर्ष तो बन गया लखपति। हाँ, ऐसे ही होता है। सिंपल हो गया। चलो इंटरेस्ट पे आ गए, सेक्शन 34। वेयर एंड इन सो फार एज ए डिक्री इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। जहां पर केस कौन सा है? पेमेंट ऑफ मनी। चलो, द कोर्ट में, अंडरलाइन में, इन द डिक्री, डिक्री में ऑर्डर इंटरेस्ट, ऑर्डर कर सकती है इंटरेस्ट एट सच रेट, उस रेट के, उस रेट, उस दर पर। समझ गए ना रेट क्या है? कभी वो रेट वो वाला समझ लो, कै रुपये का हिसाब, जो भी, वो नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल, अंडरलाइन, कोर्ट डीम्स रीजनेबल। तो कितना? 50% मांग लें, टू बी पेड ऑन द, किस पर? प्रिंसिपल सम एडजस्ड। ठीक है जी, चलो एक रिकवरी सूट बना लेते हैं। प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट। बताओ कितना बनाए? 1 करोड़। ये लो जी, 1 करोड़। पता नहीं मेरे को कितनी जीरो होती हैं। हो गया 1 करोड़। चलो ये लो, पी को चाहिए डी से। ठीक हो गया? सही। किस चीज की बात कर रहे हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है? अगेन, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन, कोर्ट को जितना ठीक लगेगा। डिस्क्रिप्शन लिख देता हूं। ठीक है जी, चलो किस पे लिखा है? प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है जी, तो किस पे लगाएंगे? फिर एक लिखा है वर्ड एडजस्ड। एडजस्ड हम लोग डिक्टेशन भी कर चुके, एडजुडिकेशन से निकालना एडजस्ड। यस, जरूरी थोड़ी ना प्लेंटिफ ने जितना मांगा उतना ही मिलेगा। ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। लेट से कितना मिला? 50 लाख। हो गया क्या? एक और, अब हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितनी गरीबी है, गिननी पड़ रही है, है ना?
जो लोगों ने चेक काटे होंगे वो फटाफट, उनको तो आदत होगी ना, टक 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 टक, है ना। मुकेश अंबानी से पूछा, इसको जीरो ही नहीं पता, उसको उतनी जीरो पता है जितनी किसी को नहीं पता, है ना। चल, ये क्या हो गया, डन हो गया। ध्यान रखना, अब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ये इस पे मिलेगा, इस पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या लिखा है, प्रिंसिपल सम एडजस्ट, ठीक है ना। वो बचपन में करे होंगे, सही। ये अपना मूलधन, ब्याज हमेशा मूलधन पर आता है। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, यस। ये किस पे लगता है, इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इसका कम होता है। चलो आ जाओ इधर, आएगा यहीं पे ही आएगा, वो भी चक्रवर्ती ब्याज भी आएगा। ढूंढना वो कोड, कभी केस डालना पड़ जाए ना, ढूंढना वो वाली कोर्स, चक्रवर्ती ब्याज दिलवाए। चलो, प्रिंसिपल सम एडजस्ड, बड़े ध्यान से, फ्रॉम द डेट ऑफ द सूट टू द डेट ऑफ डिक्रीज को स्पेसिफिक बॉक्स करो, ब्रैकेट बनाओ या बॉक्स करो इसको। कब से कब तक, सूट डलने की तारीख से लेकर सूट डिक्री आने तक, ठीक है जी, सही। इन एडिशन, चलो प्लस करो, इतना ही नहीं बस, इतने समय के लिए नहीं बस, टू एनी इंटरेस्ट एडजस्ट on such principal sum for any period prior to the institution of suit, yes, ठीक है जी। बॉक्स करो इसको, पीरियड प्रायर टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, बॉक्स कर लो, या अलग जो भी आपने डिजाइन बनाना है ये अलग से दिखाई देना चाहिए आपको, एडिशन में मिल सकता है, ठीक हो गया। चलो जी, कौन सा, एक सूट डला 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को सूट खत्म, 1 साल का, ठीक है जी। एक इंटरेस्ट इस 1 जनवरी से पहले से किसी पीरियड का, ठीक है, सूट डलने से पहले का, सही है, याद रखना इसको। विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट, ये लो जी एक और आ गया, विद फर्दर इंटरेस्ट एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 6%, अंडरलाइन करो नॉट एक्सीडिंग को, नोट को बॉक्स कर लेना, 6% को अंडरलाइन कर लेना। और कैसा है, पर एनम है, एज द कोर्ट डीम्स रीजनेबल, जो भी कोर्ट को रीजनेबल लगे, ऑन किस पर, प्रिंसिपल सम पर, कब से कब तक, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री टू द डेट ऑफ पेमेंट, यानी रियलाइजेशन तक, ठीक है जी। और टू सच अर्लियर डेट एज द कोर्ट थिंक्स फिट, और जो भी कोई पहले की डेट जो भी कोर्ट को ठीक लगे, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है जी। तो आओ, ब्याज की बारिश हो रही है, ठीक है जी, पेंशन स्कीम आ गई है, ठीक है, 1 करोड़ का केस डालो और भूल जाओ। देखो जी, पीरियड्स की बात कर लेते हैं। देखो जी, ये तो वो पीरियड है जब सूट इंस्टीट्यूट हो गया है, ठीक है जी, और ये इस दिन डिक्री आ गई, ठीक है जी। ध्यान रखना कोर्ट के ऊपर है, ऐसे नहीं है कि नहीं हम तो ले आएंगे ना, दे ना, चल निकल, ठीक हो गया। दूसरा, अगेन ये तो मिलेगा मिलेगा, मेन है ये, अगर बनेगा तो मिलेगा। दूसरा, ये देखो जी, एग्जीक्यूशन पिटीशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन पिटीशन डल गई है, जरूरी थोड़ा ना है कि पैसे का 1 करोड़ का और पॉकेट में लेके घूम रहा और दे देगा वो, हाँ दे दूंगा, फिर लग गया। केस से पहले भी यही बोल रहा था, इसी कारण तो केस हुआ था, दे दूंगा, तेरा दे दूंगा, हमने देख लिया, ठीक है जी।
सीधा एग्जीक्यूशन पिटीशन डल जाएगी। सही होगा, एग्जीक्यूशन की पिटीशन डलेगी तो जब तक आपको पैसा नहीं मिलता, ये लो इस तारीख को मिला है, कोई भी डेट होगी, सूट डलने से पहले की तो डेट नहीं है ना ये, सोचो बताओ, एग्जीक्यूशन की बात डिक्री से पहले की तो डेट नहीं है ना, सिंपल, उसके बाद ही होगी। इस डेट को बोलेंगे डेट या फिर डे ऑफ रियलाइजेशन, ठीक है ना, यानी जो भी ऑर्डर डिक्री आई है वो रियलाइज होगी, वो वास्तविकता में बदल गई। ठीक हो गया। इसका इंटरेस्ट, ये भी मेन है नंबर 2। एक इंटरेस्ट होता है सम पीरियड प्रायर टू फाइलिंग ऑफ सूट, जनरली इन केसेस के अंदर लीगल नोटिस जाता है, ठीक है जी, लीगल नोटिस की डेट से मान लेते हैं। ठीक हो गया, सिंपल है। अगर आप मनी सूट को, बड़े ध्यान से समझना, मेंटेनेंस सूट मान सकते हो, ठीक है ना, सही सही। तो ये लो चेक 1 2 3, बट ध्यान रखना कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर है, आपका बनता होगा तो कोर्ट से मिलेगा, अगर बनता है तो अगेन क्लेम कर लो, अगर क्लेम नहीं करोगे तो रेस जुडिकेटा लग जाएगा। रेस जुडिकेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कभी कोई एक्सप्रेस बार की बात करो, सेक्शन 12 की बात नहीं हो रही। ठीक हो गया। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में लिखा है कि 6% पर एनम होगा, देखो पढ़ो और मुझे बताओ 1 2 3 किस में लिखूं। बताओ, मिला, एक दूसरे की बाट मत देखो, बताओ। ये डिग्री और ये रियलाइजेशन यस, नंबर 3 के लिए कितना, 6% पर एनम। और उससे पहले उसके विषय में कुछ नहीं लिखा, जो कोर्ट को ठीक लगे। जो कोर्ट को ठीक लगेगा, ठीक है ना, अभी सेक्शन पूरा नहीं किया है, ठीक है ना। लेट्स, चलो लेट्स से क्या, फिलहाल या फिर हमारे देश में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। फिलहाल करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम, जीके क्वेश्चन। हाँ बाहर बैंक कितने सुना है अच्छा। आरबीआई जो जनरल होता है, ठीक है जी, क्लेमिंग के लिए कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका नहीं, एफडी शेफडी का नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, कभी कभी किसी ने को एफडी डाल रखी हो और उसका रेट बताने लग गया, नहीं, क्लेम करने का, ठीक है ना, ये भी आरबीआई ही बताएगा, ठीक है ना, स्लैब्स डिसाइड करता है, आरबीआई का ही काम है स्लैब्स डिसाइड करने का। ठीक हो गया, आगे आ जाना, पूरा करते हैं पहले इसको। प्रोवाइडेड दैट, जहां पर लाइबिलिटी है इन रिलेशन टू द सम सो एडजस्ड हैड अराइजन आउट ऑफ कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, अगर ये जो केस आया है, ये जो रिकवरी सूट आया है, मनी सूट ये जो आया ना, ये किससे जनित है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन से आई है, ठीक है ना। जब पार्टीज के सीईओ या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है ना, कोर्ट के अंदर आके खड़े हों और वो करें डॉलरों में और करोड़ों अरबों में बात, जी इसने मुझसे 1000 3 लाख करोड़ 25 लाख रुपया ले लिया, समझ में आया कितना, ठीक है ना, ठीक है ना, तो उनके लिए अलग से है। चलो, to the sum so adjust had arisen out of commercial transaction, the rate of such further interest का रेट may exceed 6%, 6% से एक्सीड कर सकता है पर एनम, बट वो किसी भी सूरत में shall not exceed the contractual rate of interest, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उन दोनों पार्टीज के बीच में, उसमें जो मेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट था उससे ज्यादा नहीं जाएगा किसी भी सूरत में, और या फिर
वेयर देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रेट, मान लो दोनों पार्टी ने मिलकर आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं, या फिर कॉन्ट्रैक्ट तो किया था बट उसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड ही नहीं किया, तब द रेट एट विच मनी आर लेंट, वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसके ऊपर इन जनरल पैसा उधार दिया जाता है, फिर लेते ना, इंटरेस्ट लेते ना, ब्याज लेते ना, चलो जी, या फिर एडवांस्ड बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स इन रिलेशन टू द कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन को बॉक्स कर लेंगे। चलो जरा प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं। देखो जी, यहां पर ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 12% से ऊपर नहीं जाता है, नहीं, जनरल वाला, ठीक है जी। अब आ जाओ, यहां पर हम सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी प्रोवाइजो, एक पिताजी ने अपने बेटे को पैसे दे दिए, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, बताओ, ठीक है ना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसा दे दिया, एक फाइनेंसर ने एक बेचारे गरीब आत्मा को पैसा दे दिया, बताओ, कमर्शियल ट्रांजैक्शन, यस। एक फाइनेंसर ने दिए हैं पैसे, फाइनेंसर का कमर्शियल, उसका व्यवसाय क्या है, पैसा देना और उधार पे जीवन जीना, ठीक है जी, उधार पे कह रहा हूँ, सॉरी ब्याज, सही। अगेन सिर्फ कमर्शियल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, कमर्शियल के अलावा किसी ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अगेन देखो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, किसी का मौका लगा है क्या, या किसी का अनफॉर्चुनेटली कोई गया है क्या किसी फाइनेंसर के पास, मत जाना, जाते ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाएगा। जनरल अगर आप मार्केट में जाओगे तो किस हिसाब से ब्याज मिलता है, 2 रुपए, 2 रुपए सैकड़ा, ये लो 10 लाख हो गए, ये लो 10 लाख हो गए हैं, 10 लाख हो गए क्या ये, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये लो, इसका 2 रुपए सैकड़ा काट लो, ये लो, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख, 10 लाख होगी ना, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर 2 रुपए सैकड़ा का ब्याज लगेगा तो 1 साल का 1 लाख तो सिर्फ ब्याज, बस इतना इस हिसाब से कर लेना, मोटा मोटा आपको बता दिया, बट ध्यान रखना ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाएगा तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा, ठीक है ना, सही, या फिर नहीं लिखा होगा, ठीक है जी। अब जो लिखा है तो वही क्लेम करोगे, और अगर नहीं लिखा है तो फिर कितना, आरबीआई ने जो बेसिकली बता रखा है, ठीक है ना। आरबीआई कैसे बताएगी, अब आरबीआई में जाओगे तो भाई कौन नोटिफिकेशन निकाल के ढूंढेगा, ठीक है जी, इनके तो चेंज होते रहते हैं, हर साल चेंज करती है आरबीआई, तो कोई बात नहीं, फिर क्या करेंगे, जितने भी हमारे नेशनलाइज बैंक्स हैं, सिर्फ राष्ट्रीयकृत बैंक्स ओनली, प्राइवेट बैंक्स की बात नहीं हो रही है, और प्राइवेट बैंक्स भी सिर्फ वो जो राष्ट्रीयकृत है, जो नेशनलाइज हैं बेसिक, ठीक है जी, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे हैं, मैं एट द रेट कर देता हूँ, ठीक है ना, परसेंटेज, ये निशान लगा देता हूँ, ठीक है जी, उस ब्याज पे मांग लेंगे। ध्यान रखना, जब हम बैंक्स के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है कमर्शियल, नॉन कमर्शियल, या फिर डोमेस्टिक, हाँ लोन, लोन के लिए ये, ठीक है ना। ध्यान रखो, जो कमर्शियल लोन रहेगा उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है जी, ज्यादा ही होता है। जैसे ही किसी प्रॉपर्टी के ऊपर ठप्पा लगता है कमर्शियल, ठीक है जी, वहां के सारे खर्चे ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं। जैसे घर पे आप कितना बिजली का ढूंढी देखिए कभी, बिजली की यूनिट के रेट क्या है देखिए कितने हैं बताओ, मजे ले रहे हो तुमने, और पढ़ाई पढ़ाई पूरी करके नौकरी लग जाना वरना मुश्किल हो जाएगी। हाँ, घरों पे आता होगा ना, बिजली का मीटर आता होगा ना, बिजली का बिल आता होगा, या कोई भी ऐसा भी है कोई आता,
कोई कुंडी टांका भी है क्या कोई? अच्छा अच्छा नवदीप। सात रुपए ना, 5 रुपए 5 पैसे। ठीक है जी। थोड़ा सा गांव की तरफ जाओगे थोड़ा सा और कम है। शहरों में 5 रुपए 5 पैसे है, 5 रुपए 50 पैसे इस हिसाब से। मैं पता कितना पे कर रहा हूँ? 7 रुपए 50 पैसे एक यूनिट का। बिजनेस वालों को देना होता है। ठीक है। 18,000 रुपये आया बिल। सिर्फ बिजली का। सिर्फ इस चीज का, बिजली बिजली ओनली। कितने में? इन्होंने इन्होंने बेसिकली क्या किया, जैसे सेंट्रल एसी चलता है ना, अब इसका खर्चा भी हमसे ले रहे हैं। इन्होंने अभी जोड़ दिया, अभी रिसेंटली, अभी 2 महीने से। रेस बंद करा दे। कोई बात नहीं, बाहर चल रहा है, बाहर वाला लेंगे फिर हमसे। उसका जो लेना है, ठीक है ना। आप इस तरफ से जाओगे ना, तो ये जो अपनी गैलरी है, देखना अपना जो अपना जो शॉप है ना, अपनी जो शोरूम है, उसके ऊपर देखना बिजली का मीटर लगा हुआ है। ये सर्वर रूम से जुड़ा हुआ है। वो क्या करते हैं, कंप्यूटर में जाते हैं, ठीक है, टक टक एक बटन दबाते हैं, इंटर टक, सबकी लिस्ट आ जाती है बिजली के बिल की। ठीक है जी। फिर क्या करते हैं, ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के बीच में छाप देते, चिपका देते उसको, ले भाई बिजली का बिल आ गया। ठीक है। अगर बिजली का बिल पे नहीं करते, ठीक है जी, फिर काट देंगे लाइट। ठीक है जी। अब वेट नहीं करते। ठीक है जी। जब हमको बेसिक, जब हमने किराए पे लिए थे, उस समय क्या है, ये जो क्या को मतलब प्रॉपर्टी ओनर जो, उन्होंने बताया नहीं बिजली का बिल भी पे करना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ, उस समय आया था एक बार, तो कितना 60-70 हज़ार रुपये दिया था इकट्ठा, सिर्फ मैंने दिया था। वो जो बाकी का बचा हुआ था 2 शॉप का, वो तो रह गया था। और कब का, 2018 से 19 से पेंडिंग। सही। पर चलो ये अलग अलग आपको बता रहा हूँ। कहने की बात सिर्फ इतनी थी, जो कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ना, वो देखो गया। ठीक है ना। जनरली जो नॉन कमर्शियल या फिर जो डोमेस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो कोर्ट फिक्स कर देती है। ध्यान रखना, 12% से ऊपर नहीं जाते। 12% से ऊपर तो नाजायज हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ। इन दिस सब सेक्शन एक्सप्लेनेशन पढ़ रहा हूँ। नेशनल बैंक मींस अ कोरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक, जो कि डिफाइंड है इन द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 में। ठीक है जी। कभी आरबीआई की वेबसाइट खोल के देखिए, खोल के देखना उस पे लिस्ट पे जाओगे, ऊपर स्क्रॉल करोगे, स्क्रॉल भी करने की शायद जरूरत नहीं है, एक ही पेज हो। उस पे जाओगे, नेशनलाइज बैंक टक, और वो नीचे एक लिस्ट खोल देगा। फिर क्या लिखोगे, लिस्ट ऑफ नेशनलाइज बैंक, उसके ऊपर क्लिक करना। ठीक है। और देखना कितने सारे नेशनलाइज बैंक हैं। बड़े अजीब अजीब से नाम। ठीक है जी। विजया बैंक, मारमुक्का बैंक, पता नहीं क्या क्या कैसे कैसे नाम होते हैं, तो साउथ इंडियन कई बैंक ऐसे, मतलब बोलने में नहीं आते उनके नाम। चलो जी, एक्सप्लेनेशन नंबर 2। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, अ ट्रांजैक्शन इज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन, कि एक ट्रांजैक्शन कमर्शियल ट्रांजैक्शन कब होगी, इफ इट इज कनेक्टेड विद द इंडस्ट्री, ट्रेड और बिजनेस ऑफ पार्टी इनक्यूरिंग द लाइबिलिटी। ठीक है जी। जो इनकर कर रही है लाइबिलिटी को, वो क्या है, वो या तो एक इंडस्ट्री है, या फिर एक ट्रेड है, या फिर वो एक बिजनेस है। ठीक है जी। बीआईटी से याद रखना, या फिर आईटीबीबी से याद रखना, जो भी। मेरे हिसाब से बीटेक अच्छा वर्ड है, याद कर सकते। ठीक है जी। इसके अलावा नहीं। चलो जी, नंबर 2। वेयर सच अ डिक्री इज साइलेंट, जब डिक्री साइलेंट हो विद रिस्पेक्ट टू द पेमेंट ऑफ फर्दर इंटरेस्ट, के फर्दर इंटरेस्ट दिया जाए कि ना दिया जाए। हाँ जी, ये जो डायग्राम बना था, इसमें बताओ फर्दर इंटरेस्ट कौन सा है। ये लो, 3 प्रकार के इंटरेस्ट है, बताओ फर्दर इंटरेस्ट कौन सा है, 1 2 3। ठीक है। देखो, एक सिंपल इंटरेस्ट है, एक एडिशनल इंटरेस्ट है, एक फर्दर इंटरेस्ट है। आपने अभी जो सेक्शन पढ़ा है, तीसरा ये है फर्दर इंटरेस्ट। ठीक हो गया। चलो। On such principal sum from the date
of the decree to the date of the payment or other earlier date, the court shall be deemed, क्या समझ लिया जाएगा, क्या डीम कर दिया जाएगा, to have refused such interest, उसने ये इंटरेस्ट देने से मना कर दिया है, and एक separate suit shall therefore is barred. सिंपल हो गया. चलो जी, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ना आया, चलो बच गए. वैसे बताओ, कोर्ट को दिलवाना चाहिए कंपाउंडिंग इंटरेस्ट? चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवर्ती होता है, चक्रवृद्धि होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, बताओ दिलवाना चाहिए कि नहीं? क्यों? बिजनेस बन जाएगा फिर ये, ठीक है ना. ये फिर पुरानी फिल्में बनेंगी जिसमें पहले वो सुखी लालाज होते थे, अब सुखी जजेस हो जाएंगे. सही, सिंपल. इसके ऊपर छोटी सी डिक्टेशन है इंटरेस्ट के ऊपर, वो डिक्टेशन कर लेंगे, ठीक है जी. इलस्ट्रेशन है वो करवा दूंगा, ठीक है जी. कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लिख लेंगे, ठीक है जी. ठीक है, क्योंकि अगर आप पूछोगे कि क्या कोर्ट कंपाउंड इंटरेस्ट देती है, हाँ देती है, ठीक है. लेट से किसी पार्टी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, सही. हमारा एक क्लाइंट था, उसके ऊपर केसेस आए हुए थे, कौन से, ये चेक बाउंस वाले, ठीक है जी. वो कंप्यूटर ऐसा था, वो मर्सिडीज में बैठ के आता था. हमने उसको बहुत बोला, भाई अगर तेरे को गाड़ी में ही आना है तो कोई ढंग की गाड़ी, मतलब ढंग की गाड़ी, मतलब समझ गया कौन सी, तेरे ऊपर लायबिलिटी है, ठीक है जी. मानना ही नहीं वो, ठीक है जी. मर्सिडीज में आता, और मर्सिडीज भी आप ही लोगों को पुरानी, ठीक है जी. और वो आदमी भी अच्छी उम्र का था, ठीक है जी. 50 प्लस का आदमी था वो समय. मैं आपको कब की बात बता रहा हूँ, ये 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी. उसको बहुत मना किया कि तो भाई तू मता 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 मता, ठीक है जी. हुआ क्या, जिसका डर था, ठीक है जी. जो ऑपोजिट पार्टी थी, जिसने चेक बाउंस के केस डाले हुए थे, उन्होंने एक दिन वीडियो समेत, फोटो समेत दे दिया, और बोला जी अभी 20 की पॉकेट में इसको निकलवाओ, ठीक है जी. मर्सिडीज की चाबी है, ठीक है जी. अब वो क्या है, कोर्ट ने बोला चाबी चाबी दिखा, क्यों वहां जाके खड़ा हो जी, मेरे पास से कुछ भी नहीं, ठीक है. 6-7 महीने जेल में भी रह रहा है, कुछ भी नहीं है, आप देख लो, आप देख लो, ठीक है जी. उसी समय चाबी निकलवा ली, हाँ रहा है, ठीक है जी. अरे मत पूछो, रोहतक में इतने बड़े बड़े फ्रॉड्स. एक तो मैं बता रहा था, वो घर के सामने ही जो कोने का एक मकान है, उसके ऊपर अपना बच्चा छोड़ गए थे वो. 6 साल का बच्चा था, तकरीबन 6-1 महीने वहीं पे छोड़ गए. रात को 3 बजे मिलने आते थे, रोटी राटी खिला खिलू के फिर भाग जाते थे.